रूटी इस दुनिया की हीरो है और गिडियन उसका भाई। सभी को लगता है कि वो कमजोर है और रूटी का सबसे भरोसेमंद एडवाइजर उसे टेस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बिना अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड के कुछ भी नहीं है और वो एक आम तलवार का यूज करके एक नॉर्मल सा बैरियर भी नहीं तोड़ पा रहा था। एरिस उसे पार्टी से निकाल देता है ये कहकर कि इस पार्टी में उसका कोई काम नहीं है, जिसके बाद वो अपना नाम बदल के रेड रख लेता है। इसके कुछ समय बाद वो जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था और हम देखते हैं कि वो जोल्टन के बॉर्डर वाले रीजन में है जिसके नॉर्थ और ईस्ट की दीवारें दुनिया का अंत है। इसके आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं बाकी का हिस्सा मार्शलैंड से भरा हुआ है। इसी की वजह से इसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो है और यहाँ पर सिर्फ भगौड़े और हर्मिट्स वगैरह आते हैं और रेड को लगता है कि ये जगह उसके लिए परफेक्ट है। उन जड़ी बूटियों को बेचकर उसे थोड़े से पैसे मिल जाते हैं और इस लड़की का नाम मैग्रिया है। तुम अपनी ब्रॉन्ज स्वॉर्ड को बदल क्यों नहीं लेते? कम से कम स्टील की तो ले लो यार। मैं अपनी औषधि बनाना और बेचना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे स्टील की तलवार क्या करनी है? वैसे भी मुझे अपनी स्लो लाइफ पसंद है। बाहर जाने पर वो टेंटा नाम के बच्चे से मिलता है जो कि अपने फादर को लंच देने जा रहा था। बड़ा होने के बाद मैं एक लक्कड़हारा बनूंगा और आपके लिए दुकान बनाऊंगा, पर पता नहीं मेरी ब्लेसिंग क्या होने वाली है। वैसे आपकी ब्लेसिंग क्या है? समय बर्बाद करना बंद करो, तुम्हें अपने फादर को लंच देना है। जिसके बाद टांटा वहाँ से चला जाता है। डिवाइन ब्लेसिंग लोगों को पावर देती है जिसे कि स्किल्स कहा जाता है और ये स्किल्स उसकी क्लास के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि एक वॉरियर के पास एनहांस स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और फाइटिंग स्किल्स होते हैं, वही मेजेस के पास ऐसे स्किल्स होते हैं जिससे वो मैजिक कास्ट कर सकते हैं, जैसे एनहांस्ड मैजिक पावर और एनहांस्ड मेमोरी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जब एरिस ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया था और एक बैरियर बनाकर उसे दी हुई ब्रॉन्ज तलवार से उसके ऊपर अटैक करने को कहा, लेकिन वो उस बैरियर पर एक खरोच भी नहीं ला पाता। अगर मेरे पास पावर वेकर होती तो ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारी तलवार नहीं, तुम्हारी ताकत के बारे में है। तुम हमारी पार्टी के लिए एक बोझ हो। हाल ही में हुई डेस्मंड के साथ फाइट में भी रूटी को बार बार तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ा, इससे हमारे दुश्मनों को फायदा हो रहा था। रूटी के लिए तुम एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हारी गाइड की स्किल की वजह से तुमने शुरू में हमें प्रोटेक्ट किया और अच्छे से गाइड भी, लेकिन अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे लेवल से कब के ऊपर जा चुके हैं। लेकिन रूटी अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, तो उसकी भलाई के लिए तुम्हें खुद ही पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मैं बहामत नाइट का सेकंड इन कमांड हूँ। बोझ बुलाने के बाद भी अगर मैं ड्यूटी पर वापस गया, इससे उनकी भी बेइज्जती होगी। तुम सभी को बता देना कि मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी पर नजर रखने गया था और वहाँ से कभी वापस ही नहीं आया। सारे इक्विपमेंट्स भी यहीं पर रख दो, वो तुमने नहीं पार्टी ने कमाए हैं। इस घटना के बाद से ही उसने अपना नाम रेड रख लिया और जोल्टन में रहने लगा। वहीं उसकी ब्लेसिंग की कोई नेट स्किल्स नहीं है, पर उसके पास कई कॉमन स्किल्स हैं, जैसे कि सर्वाइवल स्किल, जिसकी वजह से वो कभी गुम नहीं हो सकता। तभी उसके ऊपर एक आउल बेयर अटैक कर देता है, लेकिन उससे वो बड़ी आसानी से बच जाता है। गांव आने पर एडवेंचरर्स उसका इंतजार कर रहे थे और वो उसे आउल बेयर के बारे में बताते हैं और एल्बर्ट माउंटेन में उस बेयर को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगता है और कहता है कि इससे वो डी से सी रैंक पर पहुंच जाएगा। मुझे रैंक बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस अपना दवाखाना खोलना है। जिसके बाद गुस्से में एल्बर्ट वहां से चला जाता है। मुझे अपने पास्ट को छुपा कर रखना है, मैं अपनी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं खींच सकता। दूसरी तरफ रूटी रेड को ही याद कर रही थी। इसके बाद रेड अपने पैसों को गिनता है। ऐसे तो दवाखाना खोलने में 6 महीने लग जाएंगे। तभी उसके घर पर गॉन्ज आता है जो कि टांटा का अंकल है और उसे बताता है कि टांटा को वाइट आई नाम की बीमारी हुई है। जिसके बाद रेड उसे देखने जाता है। अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो 24 घंटों में वो अंधा हो सकता है, तो उन्हें जल्दी जड़ी बूटी को ढूंढना होगा। गॉन्ज उसकी मदद मांगता है और कहता है कि वो इसके लिए रिवॉर्ड भी देगा, लेकिन एडवेंचरर्स आउल बेयर के हंट पर गए हैं। अभी किसी का भी माउंटेन पर जाना अलाउड नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो कहता है कि एक दोस्त के नाते वो उनकी मदद करेगा, पर उन्हें इस बात को गिल्ड से छुपा कर रखना होगा। रेड एल्बर्ट की पार्टी से छुपता हुआ माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि आउल बेयर से लड़ने के लिए उन्होंने फायर मैजिक का यूज किया था। ऐसे तो सारी जड़ी बूटियां जल जाएंगी और वो दौड़ता हुआ उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वही आउल बेयर आ जाता है। वो उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ समय बाद एल्बर्ट की पार्टी को उस आउल बेयर की बॉडी मिलती है और उस फ्लैश को देखकर उसे पता लगता है कि हमला किसी ब्लंट वेपन से किया गया है। जिसके बाद वो टांटा की बीमारी को ठीक कर देता है। तुम्हारा दवा खाना पूरे जोल्टन के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद गॉन्ज उसके पीछे जाता है और रेड उसके रिवॉर्ड के बारे में पूछता है। इसके कुछ समय बाद एक रेट नाम की एडवेंचरर आती है जो कि गिल्ड में एक जॉब कंप्लीशन की रिपोर्ट देने आई थी, जहां मैग्रिया रेड के दवाखाना के बारे में उसे बताती है। आगे हमें पता चलता है कि टांटा को बचाने के रिवॉर्ड के तौर पर गॉन्स ने उसके लिए ये दवाखाना बनाया है। ओपनिंग की पार्टी के दौरान रूटी की डीमन लॉर्ड के फोर्सेस के खिलाफ एक और जीत के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ही हुआ मैंने पार्टी को छोड़ दिया। गॉन्स पूछता है कि क्या कोई उसके सपने हैं। अपना दवाखाना खोलकर मैंने अपने सपने को सच कर लिया है और अब बस मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। एक दिन घटिया वेदर की वजह से उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे थे। तभी वहाँ पर रिट आती है जो कि उसे गिडियन के नाम से बुलाती है। हमें पता चलता है कि रिट डची ऑफ लॉगरविया नाम के एक किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और जोल्टन में
में एक बी रैंक की एडवेंचरर एक प्रिंसेस इस जगह पर बी रैंक की एडवेंचरर बनी क्यों घूम रही है। रेड कहती है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती थी और उससे पूछती है कि वो जोल्टन में क्या कर रहा है और उसका नया नाम रेड जैसा सुनाई देता है। हाँ, अपना नया नाम मैंने तुम्हारे नाम पर ही रखा है। ये सुन के वो शर्माने लगती है और जब वो उसे बताता है कि उसे पार्टी से कैसे निकाल दिया गया, रेड गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि पार्टी की मदद करने के लिए गिडियन हमेशा पूरी कोशिश करता आया था। रोटी और बाकी सब क्या इस डिसीजन के साथ थे? मेरे बिना वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो वॉर को जीत ही जाएंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर रेड और हीरो की पार्टी एक बार में थी। तभी एक टकला रेड को छेड़ने लगता है, लेकिन वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है जिससे वो डर के मारे भाग जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि लोगरविया की प्रिंसेस को डीमन लॉर्ड की आर्मी को हराने के लिए किसी हीरो की मदद नहीं चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बाकी के एडवेंचरर्स बताते हैं रेड बहुत पावरफुल है और वो आज तक कभी नहीं हारी। उस वक्त तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कभी सच नहीं कहती थी। ऐसी बात नहीं है, मैं कभी कभी सच बोल दिया करती थी। इसके बाद वो उस समय को याद करते हैं जब वो साथ में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। रेड उसे अजीब से ट्रैक्स के बारे में बताती है जो कि एक लोकेशन पर जा रही थी। उन्हें लगता है कि इसके पीछे शायद डीमन लॉर्ड की आर्मी का हाथ है। रेड कहता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए, लेकिन रेड कहती है कि लोगरविया हमेशा अपनी लड़ाई को अकेला लड़ता है और आज तक कभी नहीं हारा। मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। चकली खाओगी चकली? रेड उन्हें खाती है और कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं। जब मैंने कहा था कि वो अच्छे हैं, मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में सच बोल रही थी। जब तक हम डिमेंशन से नहीं लड़े थे तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट नहीं थी। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां लोगरविया के ऑफिशियल्स हीरो की पार्टी के साथ अपने प्लान को डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें जल्दी से डीमन लॉर्ड की आर्मी पर अटैक करना चाहिए, इससे पहले कि उनका खाना और ईंधन खत्म हो जाए। लेकिन रेड उन्हें रोकती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी का भी सेम हाल है, तो उन्हें वहां पर अटैक करना चाहिए जहां पर वो खाना स्टोर करते हैं। रेड का मास्टर इसके लिए मान जाता है और हीरो की पार्टी को उस पर अटैक करने के लिए भेजते हैं और वो लोग डीमन लॉर्ड की आर्मी को संभालेंगे। वहीं अब तक शिन ने ही रेड के मास्टर का भेस बना कर रखा था और वो उसे हरा देता है, लेकिन ऐन वक्त पर रेड उसे बचाने आ जाता है क्योंकि उसे पहले ही पता लग गया था कि उसके मास्टर में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो साथ में मिलकर लड़ने लगते हैं और तब तक उसे रोक कर रखते हैं जब तक कि वहां पर रोटी आकर उसे खत्म नहीं कर देती, जो कि पहले उसके दोनों हाथों को काटती है और फिर उसके सीने में तलवार घुसाकर शिन को मार देती है। इन सब की वजह से रेड को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो कई दिनों के लिए वॉर की प्लानिंग से दूर रहती है। तो रेड उससे मिलने जाता है। वो कहती है कि वो किसी और को नहीं खोना चाहती, ना ही दोबारा से अपने लोगों को निराश करना चाहती है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम रॉयल गार्ड्स की कैप्टन हो, तुम्हें हमारे क्वेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। हम वॉर तभी जीत सकते हैं जब लोगरविया हमारे साथ खड़ा हो। इस तरह से रेड ने उसकी मदद की थी और उन सब ने मिलकर वहां डीमन लॉर्ड की आर्मी को हरा दिया। इसके बाद रेड कहती है कि वो उसकी शॉप पर काम करना चाहती है। ओ मोहतरमा, मुझे किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, ना ही मैं इतना कमाता हूँ, और वैसे भी तुम भी रैंक एडवेंचरर हो। रेड कहती है कि वो एडवेंचरिंग छोड़ देगी और वैसे भी जब वो हब इकट्ठा करने जाता है तब शॉप को कौन संभालेगा। ये सब सुनकर वो भी मान जाता है। रेड उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई ऐसी ओरिजिनल दवा है जिससे उसकी दुकान पॉपुलर हो सके, तो वो उसे एक ऐसा पोशन दिखाता है जो कि किसी और पोशन की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है। गवार आदमी, अगर तुमने ऐसे पोशन बेचे तो मार्केट में सारा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। लगता है तुम्हें भी सब कुछ नहीं पता है। इसके बाद वो एक और पोशन के बारे में बताता है जो कि कम लत लगाने वाला एक पेन किलर है। तुम अगर इसे बेचना चाहते हो तो तुम्हें जोल्टन काउंसिल की अप्रूवल चाहिए होगी। आ धंधे वाली छोरी, ना आ छोकरी मारा धंधा माते जरूरी छे। तुम्हें जब भी समय मिले तुम शॉप पर मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन रेड कहती है कि आज के बाद वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद वो साथ में डिनर करते हैं और रेड उसे बताती है कि वो एक बाथटब और बेड खरीदने वाली है और यहीं पर रहेगी, जो सुन के रेड को गहरा सदमा लगता है। दूसरी तरफ हीरो की पार्टी में एरिस एक लड़की को लेकर आया है जो कि गिडियन की जगह पर ज्वाइन करेगी और उसके पास असासिन की डिवाइन ब्लेसिंग है। एरिस कहता है कि गिडियन के मुकाबले ये उनके लिए काफी यूजफुल होगी। रूटी टीसे को बताती है कि वो उसके नीचे काम करेगी और बताती है कि वो लोग जो पिछले डीमन लॉर्ड ने वेपन पीछे छोड़ दिया था वो कल से उसकी खोज पर निकल रहे हैं। अगली सुबह जब रेड उठता है वो देखता है कि वो नीचे सो रहा था। अरे हाँ, ये सो रही है ना बेड पे मेरे। एक तो ये औरत बटन भी नहीं लगाती है। इसके बाद वो साथ में खाना खा रहे थे और बात करते हैं कि आज जोल्टन काउंसिल में जाकर उन्हें पेन किलर का अप्रूवल लेना है। वहीं रेड उसके लिए बहुत कम सैलरी में काम करने को तैयार थी और रेड को लगता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। वो जानबूझकर यहाँ पर रह रही है ताकि वो उसे कम सैलरी देने के बारे में बुरा फील ना करे। इसके बाद वो एक फर्नीचर स्टोर में जाते हैं जिसका मालिक एक स्टॉर्म नाम का गॉब्लिन है। वो रेड से पूछती है कि वो रेड के साथ यहाँ पर क्यों आई है, तो रेड बताती है कि आज से वो उसी के साथ रहने वाली है और इसीलिए वो बेड लेने आई है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बेड उनकी सुहागरात के लिए है। एक सेकंड, जब मैं यहाँ पर सामान लेने आता हूँ तब तो तुम मुझसे इतने अच्छे से बात नहीं करते। हाँ, जो आधा घंटा लगा के 2 रुपए का सामान लेता है मैं उससे अच्छे से बात करूँ, या जो महंगा माल लेता है। रेड बेड को खरीद लेती है और कहती है कि वो शॉप पर उसे डिलीवर कर दे क्योंकि ये बेड उसके आइटम बॉक्स में फिट नहीं होगा। आगे रेड कहती है कि स्टोन की दुकान में बहुत अच्छे सामान है, तो रेड
रेड उसे बताता है कि उसके पास क्राफ्ट्समैन स्किल है जिसका लेवल उसने हाल ही में बढ़ाया है। रेड बताता है कि जन्म होते ही भगवान बिना किसी भेदभाव के सभी को डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं, तो रॉयल को चोर की ब्लेसिंग मिल सकती है और एक सड़क किनारे पैदा हुए बच्चे को हीरो की। जितना लोग अपने ब्लेसिंग के हिसाब से काम करते हैं उतना ही उनका लेवल बढ़ता है, लेकिन लेवल को बढ़ाने का एक आसान तरीका भी है, उन लोगों को मारना जिनके पास हाई लेवल ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से इस दुनिया में वायलेंस बहुत ज्यादा है। तभी रेड देखता है कि टांटा को एक मोटा बच्चा पीट रहा था, तो वो उसे रोकने जाता है। ये देखकर वो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है, पर रेड उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तुम्हें अपनी स्किल्स का यूज मॉन्स्टर से लड़ने के लिए करना चाहिए। ये सब देखकर वो बच्चे और उसका झुंड वहां से भाग जाते हैं और रेड टांटा की चोटों को देखता है, जिसके बाद वो उसे अपनी दोस्त एल से मिलवाता है जिसके पैर में चोट लगी थी। इसके बाद वहां पर रिट भी आ जाती है, जिसके दोनों बालों की लटाओं के साइज को देखकर वो बच्चा बौखलाने लगता है। रिट उसे बताती है कि वो रेड की अच्छी दोस्त है और अब से वो दोनों साथ में ही रहते हैं, जो सुन के टांटा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद रेड के पूछने पर टांटा बताता है कि उस फाइट को एडम ने शुरू किया था और एल कहती है कि वो पहले इतना वायलेंट नहीं था, पर किसी वजह से वो बदल रहा है, शायद क्योंकि हाल ही में उसे अपनी ब्लेसिंग के बारे में पता लगा है, क्योंकि ब्लेसिंग से लोगों की पर्सनैलिटी भी अफेक्ट होती है। अगर किसी के पास चोर की ब्लेसिंग है तो उसे हमेशा चोरी करने का मन करता रहेगा, और क्योंकि एडम के पास ब्रॉलर की ब्लेसिंग है इसलिए उसका हमेशा लड़ने का मन करता रहता है। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो लोगों से बुरे काम करवाती है। ये सुन के एल कहने लगता है कि उसे ब्लेसिंग चाहिए ही नहीं, तो रेड उससे पूछता है कि उसकी ब्लेसिंग क्या है। एल बताता है कि उसकी ब्लेसिंग वेपन मास्टर है। इस एबिलिटी से तुम किसी भी वेपन को मास्टर कर सकते हो, लेकिन एल को डर लग रहा था कि कहीं वो भी एडम की तरह ना हो जाए, तो वो दोनों समझाते हैं कि उसकी ब्लेसिंग सिर्फ उसका हिस्सा है, ना कि उसका मालिक। वो अपनी ब्लेसिंग को कंट्रोल करना सीख सकता है और अपने सभी डरों पर जीत हासिल कर सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रेड की एबिलिटी स्पिरिट स्काउट है और वो महल में शायद इसलिए नहीं रह पाई क्योंकि उसकी ब्लेसिंग को फ्रीडम पसंद है। इसके बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रेड और रेड मेडिसिन का अप्रूवल लेने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। एक बार हमारी शॉप का नाम बदल गया तो मैं तुम्हें आसानी से जॉब छोड़ने नहीं दूंगा। रेड कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। वहीं ऑफिस में उनका प्रपोजल ये डैन नाम का टकला सीधा ही रिजेक्ट कर देता है और धक्के मारकर अपने रूम से बाहर निकाल देता है। तो वो दोनों दूसरे ऑफिशियल के पास जाते हैं। तुम लोग बहुत ही गलत समय पर आए हो। जो दवाई हमने 1 महीने पहले अप्रूव की थी उसका लोग इस्तेमाल नशा करने के लिए करने लगे हैं, जिसकी वजह से डैन को पूरे टाउन का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। लेकिन रेड, मैं जानता हूँ कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है, तो मैं खुद तुम्हारी मेडिसिन को अप्रूव करूंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। माफ करना रेड, मेरी वजह से तुम्हें ही सारा काम करना पड़ रहा है। लेकिन रेड कहती है कि उसकी मदद करके उसे बहुत खुशी होती है। दवाई के अप्रूव होने के बाद वो बात करने लगते हैं कि वो अपनी दुकान को आखिर पॉपुलर कैसे करें। तभी रेड के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपनी कुकिंग स्किल्स का यूज करके दवाइयों को कुकीज की तरह बना देता है, जिससे जब वो दोनों टेस्ट करते हैं वो बड़ा ही डिलीशियस लगता है। इसके बाद रेड बाहर जाकर आसपास गांव वालों को सैंपल देने लगती है, जिसकी वजह से उसकी शॉप पर धीरे धीरे कस्टमर्स आना बढ़ने लगते हैं। इसके बाद एक औरत अपनी बेटी के लिए दवाई वाला बिस्किट लेने आती है और ऐसे ही करते करते उसकी शॉप से धड़ाधड़ मेडिसिन बिकने लगते हैं। शाम तक उसका पूरा स्टॉक खाली हो चुका था और वो खुशी के मारे रेड को हवा में उठा लेता है और कहता है कि उसके बिना वो ये सब कभी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हीरो की पार्टी में डैन एंड एरिस के ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके डिसीजन की वजह से उनका बहुत समय बर्बाद हो चुका है। गिडियन को बाहर निकालना बहुत बड़ी गलती थी। जब वो हमारे साथ था हम कभी गुम नहीं होते थे। डेमन लॉर्ड के वेपन को ढूंढना आसान नहीं होने वाला। मैंने रेगिस्तान में रहने वालों से नेगोशिएट करने की पूरी कोशिश की थी। जब गिडियन यहाँ पर था न हमें सप्लाईज की चिंता करनी पड़ती थी न ही नेगोशिएशन की। मैं चाह रहा हूँ रेड को ढूंढने, इस पार्टी को उसकी जरूरत है। तभी रूटी बाहर आती है और कहती है कि उसे परमिशन है वो जाए और उसके भाई को ढूंढ कर लाए। इसके बाद डैन और थियो, जिसके पास क्लैरिक की ब्लेसिंग है, एरिस के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें उसके ऊपर शक होने लगा है क्योंकि उसी के गिडियन को निकालने की वजह से यारा भी उनकी पार्टी को छोड़कर चली गई। मैं भले ही गिडियन को उसकी गलतियों के लिए डांटता था, पर मैंने कभी उसको बोझ नहीं समझा। मैं उसको वापस ला कर रहूंगा। रेड की अगली सुबह भी अश्लीलता से भरी होती है और वो सोचने लगता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे अलग थलग इलाके में एक प्रिंसेस के साथ अपना दवाई खाना चला रहा होगा। जिसके बाद कुछ एडवेंचरर्स उसकी दुकान पर आते हैं जो रेड को वहाँ काम करता देखकर हैरान थे। रेड बताती है कि उसने एडवेंचरिंग छोड़ दी है और अब रेड के साथ ही रहती है, जो सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं और वो लड़की तो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। रेड से कहती है कि वो मीट पीना चाहती है और उसे खरीदने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर एल्बर्ट आता है। क्या उस साउल बियर को तुमने ही मारा था? ये कैसी बातें कर रहे हो यार, उसे तो तुमने मारा था ना। उसे मेरी तलवार ने नहीं, एक बिना धार वाली तलवार ने मारा था जैसे कि तुम्हारी है। लेकिन रेड फिर से मना ही करता है, जो सुन के एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है। आगे वो कहता है कि वो उसे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रेड आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि अगर उसने एल्बर्ट को कुछ भी किया तो वो उसे जान से मार देगी। रेड उसे शांत कराता है और कहता है कि वो तो बस उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहने आया था। जिसके बाद एल्बर्ट
रेड वहाँ से चला जाता है। रेड कहती है कि उन्हें उसे मार देना चाहिए था, इसका कोई फायदा नहीं है। ज़ोल्टन में वो अकेला ही बी रैंक एडवेंचरर है। रेड उससे पूछती है कि वो चुपचाप सब कुछ सह क्यों रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एल्बर्ट ज्यादा कुछ नहीं करता, और हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो रात को डिनर कर रहे थे और रेड उसे याद दिलाती है कि उन्हें अभी भी एक बाथ टब खरीदना है। तो रेड उसे बताता है कि उसने गॉन्स को ऑर्डर दे दिया है। रीटा कहती है कि बाथ टब कम से कम इतना बड़ा हो जिसमें 2 लोग आ सके, क्योंकि उसे फैल कर नहाना पसंद है। ये सुन के रेड शर्माने लगता है और उससे कहता है कि कल क्यों ना वो उसके साथ सोना में चले। इसके बाद रेड सोना में बैठा हुआ था, जहां उसका स्टॉर्म और गॉन्स के साथ कंपटीशन चल रहा है कि कौन वहां पर ज्यादा बैठ सकता है। वो दोनों उसे रेड का नाम लेकर चिढ़ाने लगते हैं। तो रेड रूम में गर्मी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गॉन्स सबसे पहले बेहोश होता है। तो वो दोनों उसे बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर गॉन्स की बहन नेओ उसे डांट लगा रही थी। स्टॉर्म देखता है कि उसके पास बहुत कम कस्टमर्स आ रहे हैं। तो जेफ, जो कि सोना का ओनर है, बताता है कि नया बाथ हाउस खुलने के बाद यहाँ लोग कम आने लगे हैं। इसके बाद घर जाने के बाद वो सभी बात करने लगते हैं कि जेफ के कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तभी रेड को एक आइडिया आता है और वो जेफ को एक बैग देता हुआ कहता है कि उसे अपने मेन्यू में स्टीम थेरेपी भी ऐड कर देनी चाहिए। ये स्टीम थेरेपी क्या होती है? इसे वाइल्ड एल्व्स यूज करते हैं। हर्ब्स को वो स्टीम में डालकर उसी में नहाते हैं। इससे उनकी थकावट और कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके बाद वो उस जड़ी बूटी वाले बैग को टांग देते हैं और रेड कहता है कि अगर ये आइडिया चल पड़ता है तो वो उसे रेगुलरली सप्लाई करता रहेगा। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो उन सभी को फ्री में सोना में रहने देता है। तभी वहाँ पर नेओ और रिट भी आ जाती हैं। तो रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिट उसे रोकती है और कहती है कि वो उनके साथ ही रहे। वो दोनों साथ में बैठे हुए थे और नेओ कहती है कि रिट बहुत समझदार है, जो उसने विलेज के बाकी आदमियों की जगह रेड को चुना। और वो दोनों बैठकर रेड की तारीफ करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं इस आइडिया की वजह से फिर से पॉपुलर होने लगता है। और जब वो दोनों वापस जा रहे थे, रेड उससे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़ोल्टन में जिंदगी इतनी अच्छी बीतेगी। और आगे वो कहती है कि वो मीड इसलिए पीना चाहती थी क्योंकि लॉगरिविया में जब कपल शादी करते हैं वो 1 महीने की छुट्टी लेते हैं और मीड पीते हैं। दूसरी तरफ एरिस भड़का हुआ था क्योंकि 2 मेंबर्स उनकी पार्टी से जा चुके हैं। तभी वहाँ टिसे आती है और कहती है कि उसने टेंट को लगा दिया है। थियो उससे पूछती है कि कहीं वो इस पार्टी को ज्वाइन करके डिसअपॉइंटेड तो नहीं है, लेकिन टिसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। थियो कहती है कि उनकी पार्टी हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो एक परफेक्ट टीम की तरह थे, लेकिन सर गिडियन के जाने के बाद से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अगले दिन एडवेंचरर्स गिल्ड्स का एक सीनियर ऑफिशियल गैलेटिन रेड की शॉप पर आता है। मैं यहाँ पर रेड से बात करने आया हूँ। हम एक बार आज के लिए दुकान खोल दें, तब आप उससे बात कर सकते हैं। तुम उससे जाकर पूछते क्यों नहीं? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या जवाब देगी। तो गैलेटिन वहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। जब रेड अंदर जाकर रेड से पूछता है, वो कहती है कि उन्हें ऑफिशियल्स को और ज्यादा इंतजार कराना चाहिए। सारा काम करने के बाद वो उनसे मिलने चली जाती है और उसके जाने के बाद वहाँ पर एक थीव गिल्ड्स का मेंबर आता है और उसे एक वैल्यूएबल एल्वन कॉइन देता है, जिसके बदले में वो चाहता था कि वो रेड को जाने दे। बिल्कुल नहीं, रेड की कीमत इससे ज्यादा है। मेरा मतलब है उसकी कीमत ही नहीं है, बिल्कुल वर्थलेस, आई मीन अनमोल है वो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर वो बाद में अपना मन बदले तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ रेड भी बाकी सभी ऑफिशियल्स के ऑफर्स को रिजेक्ट कर रही थी और कहती है कि उसने रेड के साथ जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर उन्होंने रेड को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो भी उसके साथ चली जाएगी। ये सब सुनकर रेड खुश हो जाता है और एक रिवॉर्ड के तौर पर उसे एम्बर स्टोन का ब्रेसलेट देता है। इसे अपने लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की डाउन पेमेंट की तरह समझना। रेड उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि इसका मतलब वो कुछ और भी निकाल सकती है, तो मैं तुम्हें किसी और स्टोन का ब्रेसलेट दे दूंगा। लेकिन वो कहती है कि जब तक गिफ्ट उसने दिया है वो किसी भी ब्रेसलेट से खुश है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ एक गॉब्लिन डिर नाम के बंदे से कह रहा था कि एडवेंचरर्स गिल्ड और थीव्स गिल्ड दोनों ही नहीं चाहते कि वो काम छोड़े, क्योंकि अगर गलती से उसने किसी को भी दुश्मन मान लिया तो पता नहीं क्या होगा। और वो गॉब्लिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टकले को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रेड ये सोचकर खुश थी कि वो रेड के साथ रह रही है। इसके बाद हम उन दोनों का पास्ट देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लॉगरविया को डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ने में मुश्किल हो रही है। तो वो मदद करने के लिए पास के ही देश डची ऑफ सनलैंड में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए उन्हें डीमन लॉर्ड की आर्मी से बचकर निकलना था। तो गिडियन ने प्लान बनाया था कि वो बेविचिंग वुड से होते हुए जाएंगे, क्योंकि डीमन लॉर्ड का मानना था कि ह्यूमंस वहां से गुजर ही नहीं सकते, क्योंकि गुड डीमंस भी वहां नहीं जाना चाहते। जिसके बाद वो जंगल के किनारे एक गांव में रुकते हैं, जहां हम यारा को देखते हैं, जिसके पास प्लांट से बात करने की ब्लेसिंग है। और गिडियन बताता है कि वो यारा की मदद से ही इन जंगलों को पार करने वाले हैं। गिडियन थियो और डैन को वहीं पर रुकने को कहता है ताकि वो विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर सकें और बाकी सब जंगल को पार करेंगे। लेकिन जाने से पहले एरिस कुछ मर्सनरीज को हायर करता है जो कि आर्मी की मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। इसके बाद वो जंगल को पार करने लगते हैं और उन दोनों को साथ देखकर रिट को जलन होने लगती है, लेकिन गिडियन के पूछने पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब
तभी यारा उसके पास आती है और कहती है कि पास में ही एक रिवर आने वाला है, वहाँ उन दोनों को साथ में नहाना चाहिए। इससे पहले कि रिट उसे कोई जवाब देती, यारा धक्का देकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद वो दोनों साथ में रिवर में नहाने लगते हैं और यारा रिट से कहती है कि ये साफ पता लग रहा है कि वो गिडियन को पसंद करती है और उसे लगता है कि शायद गिडियन को भी वो अच्छी लगती है। तो अगर वो अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहती है तो शर्म के मारे गुस्सा होने की जगह उससे थोड़ा फ्लर्ट करना चाहिए। रिट उससे पूछती है कि क्या वो भी गिडियन को पसंद करती है, लेकिन यारा मना कर देती है। वो ह्यूमन से प्यार नहीं करती क्योंकि उनकी जिंदगी एल्व्स से बहुत कम होती है। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो बस चाहती है कि वो एक सिंपल और खुशहाल जिंदगी जिए क्योंकि वो हमेशा पार्टी के लिए मेहनत करता रहता है। उसे लगता है कि रिट गिडियन के लिए परफेक्ट है। इसके बाद वो फिर से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ डीमन लॉर्ड के स्काउट्स थे जो कि उन्हें ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि जिन मर्सनरीज को एरिस ने हायर किया था उन्होंने उनके जाने की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है। गिडियन कहता है कि वो और यारा उन लोगों का ध्यान भटकाएंगे, जिसके बाद रिट और रूटी उन सबको हरा सकते हैं। जिसके बाद रूटी और बाकी सभी मिलकर वहां आए सभी स्काउट्स को हरा देते हैं। इसके बाद यारा और गिडियन वापस आते हैं और रूटी उसे गले लगाती है और उसे खतरे में डालने के लिए माफी मांगती है। वो देश उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो लोगोरिया को फिर से बनाने के लिए रिट वहीं पर रुक जाती है और उसने हीरो की पार्टी को इसलिए भी ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो रूटी को अपने भाई से अलग नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वो शाम को डिलीवरी करने बाहर जाती है जहाँ पर वो टकला एडवेंचरर उसे धमकी देता है कि वो किंगडम को बता देगा कि वो यहाँ पर एक आदमी के साथ रह रही है, लेकिन रिट कहती है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी पिछली जिंदगी से ये जिंदगी ज्यादा प्यारी है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रूटी टेंट में जागी बैठी हुई थी और सोचती है कि उसके भाई के बिना सब कुछ कितना बोरिंग हो चुका है। वहीं हमें पता चलता है कि एरिस ने उससे झूठ कहा था कि गिडियन ने पार्टी को छोड़ दिया है। उसने उसे रोकने की कोशिश की थी पर वो नहीं माना क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी पर नजर रखना चाहता था। वहीं रूटी को एरिस के ऊपर शक हो जाता है और वो उसे एक मुक्के में ही खत्म कर देती है, लेकिन इसके बाद वो उसे हील भी कर देती है और सोच रही थी कि वो अपनी जर्नी को नहीं रोक सकती क्योंकि वो हीरो है। इसके बाद रेड डॉक्टर के पास अपना ऑर्डर पहुंचाने जाता है, लेकिन तभी उन्हें शोर सुनाई देने लगता है। बाहर जाने पर वो एक घर के अंदर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि एक आदमी बेहोश पड़ा था। इस आदमी का नाम जैक्सन था। रेड देखता है कि जमीन पर एक पुड़िया में पाउडर पड़ा हुआ था और डॉक्टर बताता है कि उसकी हार्ट बीट इरेगुलर है। तो रेड उसे एक पोशन देता है और कहता है कि ये एंटीडोट है। तुम्हें कैसे पता कि इसे एंटीडोट की जरूरत है? रेड बताता है कि उसने अपनी फर्स्ट एड कॉमन स्किल को मैक्स लेवल पर पहुंचा दिया है, तो बिना वजह जाने भी वो बीमारी का इलाज बता सकता है। उस आदमी को ठीक करने के बाद डॉक्टर रेड को बताते हैं कि एक साइड इफेक्ट था जो कि हाल ही में अप्रूव की गई मेडिसिन की वजह से हुआ था। ऐसे केसेस और भी आ सकते हैं, तो तुम्हें जरूरी मेडिसिन को और बना लेना चाहिए। इसके बाद घर लेट आने के लिए रिट रेड को डांट लगाने लगती है, लेकिन उसका टेस्टी खाना खाने के बाद वो उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद रेड उसे सब कुछ बता देता है और रिट को लगता है कि वो ड्रग काफी खतरनाक है। उसके सेलर को ढूंढना हमारा काम नहीं है, क्यों ना हम रिवर पर जाकर रिलैक्स करें। इसके बाद वो वहां पर जाकर मजे करने लगते हैं, खाना खाते हैं और साथ में बैठकर ऑकवर्ड फील करते हैं, जिस बात पर उन दोनों की हंसी भी छूट जाती है। और रेड कहता है कि जब वो यहाँ पर मिले थे वो तो बहुत बात करती थी। रेड कहती है कि उसे डर था कि वो उसे कहीं भूल ना गया हो और रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन रेड कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूल सकता। जिसके बाद रेड उसे किस्सी देती है और कहती है कि वो उसके बालकों की अम्मा बनना चाहती है। दूसरी तरफ रूटी अपनी पार्टी के साथ डेजर्ट में पहुंची हुई थी जहां एरिस उसे बताता है कि जिस वेपन को वो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें ओल्ड रून्स में मिल जाएगा। इसके बाद वो अपनी जर्नी के लिए सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं टी से सभी के लिए पानी इकट्ठा कर रही थी। रूटी उसके पास आती है और टी से उससे पूछती है कि वो कभी सोती भी है क्या, क्योंकि जब भी रात में वो उसकी टेंट में झांकती है वो हमेशा ही जागी होती है। रूटी उसे बताती है कि उसकी ब्लेसिंग की वजह से उसे नींद और खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से उसके इमोशंस भी दबे रहते हैं, ना उसे गर्मी लगती है ना उसे ठंडी लगती है। इसके बाद वहां पर रेत उड़ने लगती है और टी से देखती है कि ऐसी रेत में भी रूटी ने अपनी आंखों को खुला रखा था। दूसरी तरफ रिट रेड से पूछ रही थी कि वो उस दवाई के बारे में क्या करने वाले हैं, क्योंकि उसने सुना है कि वो लोगों को एक अलग इंसान जैसा महसूस कराती है। तभी एक घायल आदमी दौड़ता हुआ उनकी शॉप में आता है जो कि उनसे मदद मांग रहा था। रिट जब बाहर जाती है वो देखती है कि थीव्स गिल्ड का एक मेंबर वहां पर आम जनता पर अटैक कर रहा है। वो बंदा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। इसके बाद वहां पर और भी लोग आ जाते हैं जो कि रिट पर ही अटैक करने लगते हैं, लेकिन रिट को उनसे लड़ने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पर उसी वक्त वहां पर एल्बर्ट आ जाता है जो कि अपनी एरो से उन सबको शूट कर देता है। रिट उससे पूछती है कि उसने सबको मार क्यों दिया, तुम्हें बचाने का इतना ही शौक है तो उन्हें क्यों नहीं बचाती जिनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जाओ अपने फियांसे को बुलाओ और जो भी बिल आएगा वो मुझे भेज देना। जिसके बाद रिट अपनी तलवार को उसकी तरफ करती है, लेकिन फिर वो उसे नीचे गिरा देती है और बताती है कि जब भी उसका उसे मारने का मन करता है वो इसी रिचुअल को करके खुद को रोकती है, जो सुन के एल्बर्ट की फट जाती है। इसके बाद रिट सब कुछ रेड को बता देती है और वो उससे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, जिस पे वो कहती है कि वो बस उसकी गोद में सोना चाहती है। जिसके बाद वहाँ
वहाँ पर टांटा और एल आते हैं तो रेड उन्हें खाना खाने के लिए अंदर बुला लेता है। एल उसे बताता है कि अब वो अपनी ब्लेसिंग को फील करने लगा है, लेकिन तब से ही वो थोड़ा खुद को परेशान महसूस कर रहा है। हाँ, ऐसा तो होना ही था क्योंकि तुमने मास्टर करने के लिए अभी तक कोई वेपन ही नहीं उठाया। एल पूछता है कि क्या वेपन उठाने के बाद वो बदल जाएगा? अगर तुम अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं करते हो तो हमेशा खुद को परेशान ही पाओगे। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है और रेड उससे पूछती है कि बड़ा होने पर वो क्या करना चाहता है। एल कहता है कि वो अपने फादर की काम में मदद करना चाहता है, तो क्यों ना तुम एक नाइफ को मास्टर करो और रोप्स को काटना सीखो ताकि तुम्हारे फादर जल्दी से सामान को अनलोड कर सकें। उन बच्चों के जाने के बाद वहाँ पर एल्बर्ट की पार्टी से रिया आती है और वो एल्बर्ट की हरकतों के लिए माफी मांगती है। रेड कहती है कि कोई बात नहीं और पूछती है कि एल्बर्ट क्या कर रहा है। वो बताती है कि एल्बर्ट छुट्टियों के बदले ज्यादा से ज्यादा क्वेस्ट को ले रहा है, जिसकी वजह से बाकी के मेंबर्स पर बोझ पड़ रहा है। वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझता क्योंकि उसकी चैंपियन ब्लेसिंग महान काम करने को उसे उकसाती रहती है और कुछ बड़ा करने के चक्कर में वो शायद ज़ोल्टन को छोड़ देगा। वो ज़ोल्टन नहीं छोड़ने वाला क्योंकि वो यहाँ का चैंपियन बनना चाहता है। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो कि गुस्से में दारू पी रहा था। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो कहता है कि उसके साथ वो गिडियन को ढूंढने चल सकता है। बाहर तेज बारिश होने लगती है और रेड रिट के लिए शहद वाला दूध बनाता है और याद करता है कि वो रूटी को भी ये दिया करता था। इसके बाद हम रेड का बचपन देखते हैं जहाँ वो देखता है कि स्टॉर्म से डरकर बच्चे अपनी माँ से लिपट रहे हैं और वो रूटी से कहता है कि उसे बिजली से डर लग रहा है, वो उसका हाथ पकड़ ले। लेकिन जब वो हाथ पकड़ती है वो बताता है कि उसे डर नहीं लग रहा, वो बस उसका हाथ पकड़ना चाहता था। रूटी पूछती है कि क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन रेड मना कर देता है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना था, तभी वो उसके साथ एडवेंचर्स पर जा सकता है। लेकिन वो उससे मिलने आता रहेगा और पूछता है कि आते वक्त वो उसके लिए क्या लेकर आए, जिस पे रूटी कहती है कि गर्म दूध और शहद। तभी रेड का डोरबेल बजता है और वो देखता है कि डॉक्टर न्यूमैन एल को अपने कंधे पर लेकर आए हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि एल की चोट में काफी सारे पत्थर के टुकड़े हैं। तभी अचानक से एल को होश आ जाता है और वो बताता है कि एडम ने उसके और उसके पेरेंट्स के ऊपर एक्स से हमला कर दिया था। तो वो भागते हुए उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। पर एड जानता है कि अभी असली प्रॉब्लम शुरू होनी बाकी है क्योंकि एडम का बाप गार्ड्स का कैप्टन मोइन है। उस अटैक के बाद एडम गायब हो गया। वहीं लोगों ने गार्ड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर रखा है क्योंकि उन्हें लगता है कि एडम को उन लोगों ने ही छुपाया है। एल के पेरेंट्स इस आंदोलन के सिंबल की तरह देखे जा रहे थे और उन दोनों ने एल को रेड और रिट्स के पास छोड़ दिया है। एल रेड से कहता है कि वो उसे तलवारबाजी सिखाए, तो रिट्स उसे बाहर जाकर तलवारबाजी सिखाने लगती है। रेड रिट्स की तारीफ करता है, लेकिन वो कहती है कि ये सब एल की ब्लेसिंग की वजह से है। उसे डर लग रहा है कि वो शायद अच्छी टीचर नहीं बनेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत अच्छी टीचर बनोगी। इसके बाद वहाँ पर नेओ और गॉन्स आते हैं और बताते हैं कि जब टांटा बाहर खेल रहा था, टाउन गार्ड्स उसे उठाकर ले गए हैं। वो गैलेंटीन के पास जाते हैं और टाउन गार्ड के साथ एक जॉइंट इंक्वायरी बिठाने को कहते हैं। वो इसके लिए मान जाता है क्योंकि इससे रिट्स के ऊपर उसका कर्जा चढ़ जाएगा और वो नेओ जैसी सेक्सी कुड़ियों को दुखी भी नहीं देखना चाहता और वो कैप्टन को देने के लिए उन्हें एक लेटर देता है। इसके बाद वो मोइन के हेडक्वार्टर्स पर जाते हैं जहां वो बताता है कि उसने टांटा को क्वेश्चंस पूछने के लिए उठाने को कहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो लोग उसे बांध कर रखेंगे और वो इन सब के लिए उनसे माफी मांगता है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि एडम को किसी साउथ मार्श के रेजिडेंट ने मार दिया है क्योंकि रिसेंट अटैक्स के बाद से साउथ मार्श के लोगों और गार्ड्स के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है। कई लोगों को लगता है कि एडम ने एल के पेरेंट्स पर अटैक नहीं किया था, लेकिन तभी एल कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था, वो एडम ही था। मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता क्योंकि काफी सारी चीजें मैच नहीं करती। टांटा भी कहता है कि वो सही कह रहे हैं क्योंकि उसकी कुटाई करने के बाद वो टांटा से माफी मांगने आया था और बताया था कि उसका सपना टाउन गार्ड को ज्वाइन करना है क्योंकि वो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मैं तुम दोनों से अकेले बात करना चाहता हूँ। बाकी सबके वहाँ से जाने के बाद वो उन दोनों से मदद मांगता है। रेड उससे पूछता है कि कहीं एडम किसी नशीली पदार्थ का यूज तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये सुन के मोइन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसका बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम भी जानते हो कि अटैक कैम्बल के अटैक के जैसा ही है। इसका हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है। ज़ोल्टन में कोई भी अप्रेजल स्किल वाला नहीं है। ये पॉसिबल है कि वो ड्रग लोगों को अलग ब्लेसिंग दे सकता है। इसके बाद हम एल को देखते हैं जो कि रेड की दुकान पर था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है। इसके बाद शाम को रेड घर पर वापस आता है। वहीं रेड्स गैलेंटीन के लिए कुछ काम कर रही थी, तो वो कहता है कि आज एल को वो ट्रेन करेगा। वो तब तक ट्रेन करते हैं जब तक कि वो थक नहीं जाते और एल उससे पूछता है कि वो बस एक टी-रैक एडवेंचरर क्यों है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स तो काफी अच्छी हैं। मैं अच्छा तो हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे किसी रैंकिंग में दूसरों से ऊपर जाने की जरूरत है। पर मैं खुश हूँ कि तुमने फाइनली अपनी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। एल उसे बताता है कि आज ही उसे एक बंदे ने तलवार दी थी। वो शायद थीव गिल्ड के लीडर बिग हॉक से रिलेटेड है। उस तलवार को उठाते ही उसे लगने लगा कि वो भी रिट्स जैसा एक चैंपियन बन सकता है, लेकिन वो श्योर नहीं है वो उसकी सोच थी या फिर उसकी ब्लेसिंग की।
की। रेड उसे थियो की एडवाइस बताता है कि उसे अपने वेपन से बात करनी चाहिए और सुनना चाहिए कि वो उसे अपने दुश्मनों को खत्म करने को कह रही है या लोगों को बचाने को। दूसरी तरफ रेड्स किसी बंदे को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी जिसपे नशे बेचने का शक है, लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही वो फट जाता है, जिसके बाद काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा बंदा आकर उन सभी की कुटाई करके उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि वो डैन था। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर गिडियन को ढूंढने आया था, पर उसने यहाँ पर अपना घर बनाया है, तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो उसे बताता है कि ये सारे बंदे स्टॉकर डीमंस हैं। डैन कहता है कि वो गिडियन को उसके बारे में ना बताए और उन्हें एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने चाहिए। वो फिलहाल साउथ मार्श के एक घर में रह रहा है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन डैन उसे अजीब तरीके से देख रहा था। इसके बाद वो शॉप पर वापस आती है और उस तलवार पर देखती है कि एक लोकेटर स्पेल लगा हुआ था। वो बंदा एल को क्यों ट्रैक करना चाहता है। रिड्स रेड को गले लगाती है और कहती है कि पता नहीं वो कितने समय तक साथ में रह पाएंगे। अगले दिन वो दोनों एल को एक स्वॉर्ड स्मिथ के पास लेकर आते हैं। तभी रेड को बाहर से शोर सुनाई देने लगता है और उसे पता लगता है कि बिग हॉक्स सभी को आंदोलन में आने के लिए पैसे दे रहा है। इसकी वजह से टाउन गार्ड को अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करने का समय ही नहीं मिल रहा। रेड देखता है कि उस प्रोटेस्ट में ओलिवर भी शामिल हो रखा है और माया उसे बताती है कि वो बदल गया है। दूसरी तरफ हीरो की पार्टी एक गार्गेंचुअन डीमन से लड़ रही थी और उसने टीसे को पिछले डीमन लॉर्ड के वेपन ढूंढने के लिए भेज दिया है। वहीं फाइट के दौरान रूटी को एरिस को बचाना पड़ता है, जिसके बाद थियो और रूटी मिलकर उस गार्गेंचुअन डीमन को हरा देते हैं। रूटी एरिस को वार्निंग देती है और कहती है कि वो अपने भाई को तो प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन वो एरिस को नहीं करने वाली, क्योंकि वो तो खुद को प्रोटेक्ट कर ही सकता है। एरिस याद करता है कि गिडियन के साथ स्पेल्स को कास्ट करना बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन फिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और सोचता है कि ये सब कुछ बाकी के 2 मेंबर्स चले गए इसकी वजह से हो रहा है। इसके बाद टीसे वापस आती है और वो लोग देखते हैं कि पिछले डीमन लॉर्ड के पास एक बड़ी सी शिप थी, तैरने वाली नहीं उड़ने वाली। टीसे रूटी से पूछती है कि क्या वो कहीं जाना चाहती है। रूटी कहती है कि वो जाना तो चाहती है, लेकिन उसे पहले अपनी ड्यूटीज को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ रेड और रिट्स एक ही बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहे हैं, पर इससे ज्यादा मामला आगे नहीं बढ़ता क्योंकि फिर नीचे एल को बेड के हिलने की आवाजें सुनाई देती। अगले दिन रिट्स एल की तलवार को लेकर जानबूझ के छुप कर बाहर निकलती है ताकि उस लोकेटर स्पेल की मदद से बिग हॉक के बंदे उसके पीछे आ जाएं। रिट्स के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन उसे पता लगता है कि वो ह्यूमंस नहीं बल्कि एक्स डीमंस हैं। जिस बंदे ने एल को वेपन दिया था वो फिर से दुकान पर आता है ताकि वो उसे बिग हॉक्स के पास लेकर जा सके, जो कि उसे साउथ मार्श का हीरो बनाना चाहता है। इसके बाद बिग हॉक्स उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो यहाँ तक उसके रास्ते में जो भी आया उसे मार कर पहुंचा है। इसी वजह से काउंसिल भी उसे छू नहीं सकती, लेकिन उसे और ताकत चाहिए, इसलिए उसने वो ड्रग बनाया जो कि ज़ोल्टान में काफी अच्छे से फैल चुका है। उस ड्रग का नाम मैंने डेविल्स ब्लेसिंग रखा है क्योंकि वो 50 एक्स डीमंस के दिल से बना है। सिर्फ एक ब्लेसिंग से लोग एक ही रोल में बंद कर रह जाते हैं, लेकिन डेविल ब्लेसिंग उन्हें मौका देगी जैसे चाहे वैसे जीने का। बिग हॉक सेल का यूज करके लोगों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है ताकि वो उनका लीडर बन सके, और वो एडम को बुलाता है जो बताता है कि उसने उस ड्रग को लिया था ताकि वो ताकतवर बन सके। हम बाहर काफी सारे लोगों को देखते हैं और बिग हॉक सेल के साथ बाहर आता है और कहने लगता है कि बाहर से आने की वजह से उन लोगों को बहुत सारे भेदभाव झेलने पड़ते हैं, और वो एडम के पेरेंट्स के बारे में बोलता है कि वो बाहर के थे, इसलिए एडम को उनके ऊपर हमला करने के लिए पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि वो कैप्टन का बेटा है। वो एडम को बाहर लेकर आता है और एल से कहता है कि वो अपना बदला ले और इससे एक कदम से वो पूरे ज़ोल्टान को बदल सकते हैं। ये सुन के एल घबराने लगता है तो बिग हॉक उससे कहता है कि उसने भले ही उसे ड्रग दिया था, लेकिन एल और उसके पेरेंट्स को मारने का डिसीजन एडम का ही था, और क्योंकि उसके पास 2 ब्लेसिंग है उसे मारने पर एल की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एल वेपन को ले लेता है, लेकिन एडम को मारने की जगह वो उसकी रस्सियों को काट देता है क्योंकि उसका वेपन एडम को नहीं मारना चाहता था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। जिसके बाद वो एडम को एक एक्स देता है क्योंकि डेविल की ब्लेसिंग एक्स को देखकर उसे खून करने को मजबूर करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता रेड आकर उसकी एक्स को काट देता है। जिसके बाद वो एल और एडम को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो एडम को एक ऐसी मेडिसिन देता है जो ब्लेसिंग के अर्जेस को रोकती है। इसके बाद उसके पास बोई नाम का बंदा आता है जो कि रेड की मदद कर रहा था और प्लान के अकॉर्डिंग बच्चों को वहां से ले जाता है। जिसके बाद रेड बिग हॉक्स के बंदों को देखता है और उनके बीच में एल्बर्ट भी था। एल्बर्ट रेड के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर एल्बर्ट समझ जाता है कि रेड अपनी असली ताकत को छुपा रहा था। रेड देखता है कि एल्बर्ट के पास एक डीमन स्वॉर्ड थी और बिग हॉक से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बताता है कि वो बिग हॉक नहीं बल्कि एक डीमन है जिसके साथ बिग हॉक ने एक डील की थी कि वो ज़ोल्टन का किंग बनना चाहता है और इसीलिए उसने उसकी बॉडी पर कब्जा किया है। तुम्हें ज़ोल्टन में ज्यादा मजा नहीं आने वाला, यहाँ पर ज्यादातर लोग सुस्त हैं और कुछ बड़ा करना नहीं चाहते। ये तो मुझे पता है, इसलिए मैं एल्बर्ट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ बड़ा
करना चाहता है। एल्बर्ट कहता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल ही नल्ले हैं, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, इसलिए वो ज़ोल्टान के लोगों को इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ सकें और उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो अपनी पूरी जिंदगी डीमन लॉर्ड से लड़ते हुए बिताएगा। इसलिए उसे लगता है कि एक डीमन के साथ डील करने के बाद भी वो कुछ भी बुरा काम नहीं कर रहा और वो अपने साथ एल्बर्ट को भी चलने को कहता है क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो हीरो बन सकता है। लेकिन तभी वो चारों तरफ से टाउन गार्ड से घिर जाता है और रेड कहता है कि वो बस दुकान चलाना चाहता है, कोई हीरो बनने का शौक उसे नहीं है। लेकिन एल्बर्ट एक क्रिमिनल की तरह मरना नहीं चाहता था और वो रेड से लड़ने लगता है ताकि उसकी मौत एक हीरो के हाथ हो। लेकिन रेड उसके हाथ को ही काट देता है और कहता है कि उसके पास ज़ोल्टन का प्रोटेक्टर बनने का मौका था, लेकिन एक हीरो बनने के लालच में उसने सब कुछ खो दिया। इसके बाद हम एल और एडम को देखते हैं जो कि भीड़ की तरफ जा रहे थे और बुई अपने मैजिक का यूज करके उन दोनों को हवा में उड़ाने लगता है। एल सबको बता देता है कि क्या हुआ था और कहता है कि वो एडम को माफ करता है और उसका दोस्त बनना चाहता है। सभी अपने हथियार नीचे गिरा देते हैं क्योंकि जब एल ने उसे माफ कर दिया है उन्हें गुस्सा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपने नए बाथ टब में नहा रहे थे और रिट उससे पूछती है कि वो एल्बर्ट के साथ क्यों नहीं गया क्योंकि फिर वो हीरो की पार्टी को फिर से ज्वाइन कर सकता था। लेकिन रेड उसे गले लगाता है और कहता है कि वो बस उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उसे प्यार करता है। दूसरी तरफ बिग हॉक के पास बुई आता है और बुई उसे बेलियल के नाम से बुलाता है, जो सुनकर वो पहचान जाता है कि बुई असल में शीशान डन है, जो उसे कहता है कि उसका ड्रग ह्यूमंस के असली पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है और ऑलमाइटी ऐसा होने नहीं देना चाहते। जिसके बाद बेलियल बिग हॉक के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और एल्बर्ट के पास जाता है ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सके और वो हीरो की पार्टी के पास जाते हैं जहाँ पर उनके सामने रूटी खड़ी थी। दूसरी तरफ एल अपने पहले एडवेंचर पर निकल रहा है, वो भी एक डी रैंक पार्टी के साथ, जो देखकर उन दोनों को लगने लगता है जैसे एल उनका बेटा हो। अगली सुबह एरिस ये देखकर हैरान था कि रूटी उसे पीछे ही छोड़कर जा चुकी है और थियो उससे कहती है कि हीरो को उसकी कोई जरूरत नहीं है और टेंट में जाने के बाद वो देखती है कि रूटी ने अपना हीरो बैज पीछे ही छोड़ दिया है। इसके बाद हम बुई को देखते हैं जो कि मैग्रिया को बताता है कि उसने अपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से उसे बी रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि वो ड्रग केसेस के ऊपर काम कर रहा है। दूसरी तरफ टीसे और रूटी ज़ोल्टान की तरफ ही जा रहे हैं ताकि वो एक एल्केमिस्ट को ढूंढ सके। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि बेलाल ने उसे कहा था कि वो भी ह्यूमन से नहीं लड़ना चाहते और डीमन लॉर्ड को हराना चाहते हैं, जिसके बाद वो उसे डेविल्स ब्लेसिंग के बारे में भी बता देता है क्योंकि उसका ये ड्रग ब्लेसिंग को सप्रेस करता है और हाई लेवल पर होने के बाद भी लोग लो लेवल क्रीचर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर रूटी उस ड्रग को पी जाती है क्योंकि ना ही उसके ऊपर कर्स असर करते हैं ना ही पॉइजन। दूसरी तरफ रेड दुखी हो रखा था क्योंकि सर्दी की वजह से उसके पास बहुत कम कस्टमर्स आ रहे थे। रेड से बताती है कि उसके होम टाउन में लोग हैंड वार्मर्स का यूज करते हैं, तो रेड अपने ही फॉर्मूले का यूज करके हैंड वार्मर्स को बना देता है और बाहर जाकर सैंपल्स देता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन वो अपने लिए रखना भूल गया था। रास्ते में उसे रिट से मिलती है जो कि उसे चढ़ाते हुए कहती है कि उसने उसके लिए एक हैंड वार्मर बचा लिया था। जिसके बाद वो दोनों साथ में बेंच पर बैठे हुए थे। वहीं रूटी और टी से आम लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए अपने कपड़े बदल लेते हैं और वो एक दूसरे को अपने असली नाम से भी नहीं बुलाएंगे। वो एक ब्रिज से गुजर रहे थे जहाँ पर एक घमंडी नाइट उनके रास्ते को रोक कर खड़ा था और हर किसी को जाने देने के लिए वो 100 कॉइन्स मांग रहा था, लेकिन रूटी उसे उठाकर रिवर में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। आगे रेड भी उसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा था जहाँ पर अभद्र अवस्था में ऑटो आता है और उससे पैसे चुराना चाहता था ताकि वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सके, लेकिन रेड भी उसे एक ही पंच में फिर से पानी में गिरा देता है। दूसरी तरफ रूटी टाउन के गेट के पास एक बड़े से मॉन्स्टर को हरा कर लाती है और कहती है कि ये बाद में उनके लिए प्रॉब्लम बनता। वहीं टी से परेशान हो रखी थी क्योंकि इस तरह से तो उनके बारे में सबको पता लग जाएगा। इसके बाद रेड भी उसी गेट से आता है और एक स्टॉल पर खाना खाने बैठता है जहाँ पर टी से भी थी। उसे देखकर रेड पहचान जाता है कि टी से एक असासिन है। वहीं टी से भी जब रेड को देखती है उसे पता लग जाता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। इसके बाद टी से रूटी को उसी आदमी के बारे में बताती है और कहती है कि वो शायद उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसके बाद रूटी पार्क में बैठकर गिडियन की तरह सोचने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अल्केमिस्ट को ढूंढने का एक अच्छा सा प्लान बना सके। दूसरी तरफ एक फेरी उन दोनों की दुकान पर आती है और उन दोनों को एक पेशेंट के पास लेकर जाती है जो कि एक वाटर एलिमेंटल थी। उसके सिम्टम्स को चेक करके रेड बताता है कि उसके ऊपर एक पावरफुल कर्स हुआ है जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कम कर रहा है और वो उसे कुछ दवाई देता है। रिट्स कहती है कि जो गांव में कोल्ड फैल रहा है वो भी शायद इसी कर्स की वजह से होगा। दूसरी तरफ रूटी अल्केमिस्ट गॉडविन के पास पहुंच जाती है और उससे और ज्यादा डेविल्स ब्लेसिंग बनाने को कहती है। उसे देखकर गॉडविन डर जाता है और कहता है कि वो कुछ भी करेगा। वो गॉडविन को बांध कर रखती है और टीसी से पूछती है कि यहाँ पर दवाई कहाँ मिलेगी। टीसी उसे ज़ोल्टन के सबसे फेमस दवाई खाने के बारे में बताती है। जब वो दोनों वहां जाते हैं रूटी रेड को देखकर बहुत खुश होती है और सीधा उसे गले लगा लेती है।
इसके बाद गॉन्स वहाँ से चला जाता है और टी से अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो सुनकर रेड समझ जाता है कि पार्टी में वो उसकी रिप्लेसमेंट है। इसके बाद रेड रूटी को पार्टी को छोड़ने की असली वजह बता देता है और उसे बिना बताए जाने के लिए उससे माफी मांगता है। रूटी कहती है कि वो एरिस को ठिकाने लगा देगी, जिसके बाद वो फिर से पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रेड मना कर देता है क्योंकि उसे जोल्टन में रहने की वजह मिल चुकी है। रूटी कहती है कि अगर ऐसा है तो वो भी इसी टाउन में उसके साथ रहेगी। तभी वहाँ पर रिट्स आती है और रूटी को देखकर हैरान हो जाती है। आगे रूटी बताती है कि वो यहाँ पर उसी को ढूंढती हुई आई है क्योंकि उसके बिना वो डेमन लॉर्ड को नहीं हरा सकते। ये सुनकर रिट्स परेशान होने लगती है, लेकिन रेड कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो यहीं पर रहकर उसके साथ दुकान चलाएगा। इसके बाद रूटी होटल के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में दर्द के मारे वो नीचे गिर जाती है। ये उसकी ब्लेसिंग की वजह से हुआ था, क्योंकि जब वो रेड के साथ थी वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना भूल गई थी, तो वो फिर से उस दवाई को पीती है। दूसरी तरफ रिट रेड से कहती है कि रूटी को उसकी जरूरत है, तो रेड कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा और फिर से उससे बात करेगा। दूसरी तरफ गॉडविन टीसे को बताता है कि उन्हें जल्दी टाउन को छोड़कर जाना होगा, वरना उसे फिर से अरेस्ट करके वो उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। ये सब कुछ वो रूटी को बताती है, जो उसे बताती है कि वो एक हफ्ते तक यहीं पर एल्वन रून्स की खोज करने वाली है, जिसके बाद वो जाएंगे। लेकिन तभी उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर टीसे डर के मारे अपने वेपन को निकाल लेती है, तो रूटी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर टीसे समझ जाती है कि वो भले ही एक हीरो है, पर असल में है तो एक लड़की ही, जो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और इसी वजह से वो अकेली पड़ गई है। जिसके बाद वो उसे अपने पेट से मिलाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ बुई भी एल्फ रून्स को मैप के ऊपर लोकेट करने की कोशिश कर रहा है और अपने क्रिस्टल को चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि जो उसने वाटर एलिमेंटल पर कर्स किया था वो हट चुका है। वहीं अगले दिन रूटी कस्टमर्स का स्वागत करती है, लेकिन उसके थोपड़े को देखकर वो सारे डर के मारे भाग जाते हैं। तुम्हें थोड़ा हंसना चाहिए यार, चलो तुम्हें पूरा टाउन घुमा कर लाता हूँ। जिसके बाद रेड उसे वहीं सोना में लेकर जाता है, जहाँ पर अपने अजीबोगरीब बिहेवियर की वजह से रूटी पॉपुलर होने लगती है। आगे वो दोनों बाहर आते हैं और अपनी तरफ अटेंशन खींचने के लिए रूटी रेड से माफी मांगती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम मेरी खुशी और गर्व हो, दूसरों से तुम्हें मिलाकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद वो उसे मार्केट घुमाने लेकर जाता है और रूटी सोच रही थी कि काश ये दिन कभी खत्म ना हो। दूसरी तरफ रूटी की पार्टी एल्बर्ट की मदद से जोल्टन की तरफ ही जा रहे हैं और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए थियो कहती है कि वो उसके लिए एक प्रोस्थेटिक हाथ खरीद देगी। वहीं एल्बर्ट उसे उस आदमी के बारे में बताता है जिसने उसका हाथ काटा, क्योंकि इतना ताकतवर होने के बाद भी वो एक चैंपियन नहीं बनना चाहता। लेकिन थियो कहती है कि उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीनी चाहिए, ना कि ब्लेसिंग के हिसाब से। रात को रेड सभी के लिए शहद वाला दूध बनाता है। रूटी कहती है कि वो रिट के साथ नहाना चाहती है, तो टीसी उनके साथ जाना चाहती है, क्योंकि जहाँ पर भी वो नहाती है वो उसका रिकॉर्ड रखती है। वो उन दोनों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं रेड के पीछे वो एक दूसरे का कत्ल न कर दे। रूटी उसे अपने बचपन की कहानी बताती है। हीरो होने की वजह से उसे एक बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका सामना एक बड़े से आउल बेयर से होता है, जो कि उसे मार ही देता। लेकिन ऐन वक्त पर उसका भाई आकर उसे बचा लेता है और रूटी से लेट आने के लिए माफी मांगता है। वो कहती है कि रेड हमेशा उसके साथ था, जिससे उसे बहुत खुशी होती थी। अब उसे ना ही खाने में मजा आता है ना ही नहाने में, लेकिन उसे याद है कि वो पहले उसे कितना एंजॉय करती थी। और कहती है कि उसे रिट से जलन होती है, क्योंकि वो हंस सकती है और रो सकती है। जिसके बाद उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और वो कहती है कि वो कभी भी हीरो बनना नहीं चाहती थी। वहीं ये सब देखकर टीसे डिसाइड करती है कि वो रूटी की मदद करेगी। आगे रूटी का ध्यान रखने के लिए रेड टीसे का शुक्रिया अदा करता है। मैं जानता हूँ कि ब्लेसिंग की वजह से रूटी कितनी बदल गई है और मैं गॉडविन से बात करना चाहता हूँ, ताकि हमें पता लगे कि डेविल्स ब्लेसिंग रूटी के ऊपर कैसा असर कर सकती है। रूटी उसे बताती है कि उसे गॉडविन के लिए कुछ टूल्स खरीदने जाना है, जिनकी मदद से वो और दवाई बनाएगा। रेड कहता है कि वो सब वो देख लेगा, वो अभी एल्फ रून्स की तरफ जाए, वो उसे वहीं पर मिलेगा। जब रेड बाहर निकलता है उसकी मुलाकात डैन से होती है और वो दोनों एक ढाबे में जाकर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद हम एरिस के ग्रुप को भी देखते हैं, जो कि पोर्ट के इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर एरिस अपने ही रास्ते पर निकल जाता है। तभी वो दोनों डैन और रेड को देखते हैं और अपनी प्रेजेंस को छुपाकर उनके पीछे जाने लगते हैं। डैन कहता है कि उसके बिना पार्टी बहुत मुश्किल में है और वो उसे यहाँ ढूंढता हुआ आया है। मैं दोबारा पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। डैन कहता है कि वो कुछ और दिनों के लिए यहीं पर रुकेगा और देखेगा कि वो कैसे जी रहा है, फिर डिसाइड करेगा। रेड उसे बताता है कि रूटी भी यहीं पर है और उसकी सिचुएशन के बारे में उसे सब समझाता है, जो सुनकर डैन हैरान हो जाता है और वो रेड के साथ मिलकर रूटी की मदद करना चाहता है। आगे वो वहाँ से जाते हुए बात करने लगते हैं और रेड देखता है कि उसका एक हाथ कटा हुआ था। दूसरी तरफ एरिस उसे रूम में था जहाँ पर रूटी और टीसे रुके हुए थे। तभी वहाँ पर डैन आता है, जिसके दोनों हाथ सही सलामत थे। वो उसे बताता है कि रेड यहीं पर है और यहाँ पर लोगरविया की प्रिंसेस के साथ एक दवाई की दुकान चला रहा है। एरिस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि वो एक प्रिंसेस के साथ मस्त जिंदगी जी रहा है और वो गुस्से में उसके दवाई खाने में जाकर इधर उधर तोड़फोड़ मचाने लगता है। वो नकली डैन कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ डैन रेड को बताता है कि शिसैंडन
सुनता है और उसी से फाइट के दौरान उसका ये हाथ कट गया और उसने अभी एक एडवेंचरर का भेस बना रखा है। तभी वो देखते हैं कि एक ड्रेक के ऊपर नकली डैन के साथ हैरिस बैठकर माउंटेन की तरफ जा रहा है जहाँ पर रूटी एक्सप्लोर करने गई है। तो वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। रास्ते में रिट से मिलता है और जो डैन ने बताया था उसे बता देता है। रिट उससे माफी मांगती है क्योंकि वो पहले डैन से मिली थी और उसे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन डैन की बातों से उसे लग रहा था कि उसे रेड के बारे में पहली बार पता लग रहा है। तो वो समझ जाता है कि जिससे रिट मिली थी वो शिसांडन था। जिसके बाद रेड रून्स के अंदर चला जाता है जहाँ उसे वही रूम दिखता है जहाँ पर गॉडविन था। वो उसे रूटी को बुलाने को कहता है लेकिन गॉडविन मना कर देता है क्योंकि उसे रूटी से बहुत डर लगता है। तो वो उसके हाथ को जोर से घुमाता है और गॉडविन की चीख सुनकर रूटी दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। रेड उसे बताता है कि वो एक ऐसी दवाई के ऊपर काम कर रहा है जिससे उसकी ब्लेसिंग सप्रेस हो सकती है। रूटी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि वो तो एक नाइट बनकर दुनिया को बचाना चाहता था। नहीं, मेरा मेन गोल तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो और अगर तुम हीरो बनना छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रूटी पूछती है कि क्या वो जो चाहे कर सकती है, क्या ऐसा करना सही होगा? ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम जैसे चाहे जी सकती हो। वो उसे गले लगाती है और कहती है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा भाई है। दूसरी तरफ शिसांडन, अरे यार इसको सांड बुलाते हैं, दूसरी तरफ सांड और एरिस रूटी को ढूंढ रहे थे। वहीं असली डैन थियो और एल्बर्ट से मिलता है और थियो डैन को साथ में ले जाने के लिए अपने ड्रेक को नीचे उतारती है। दूसरी तरफ रून्स के अंदर उनके पास रिट भी पहुंच जाती है और रेड कहता है कि उन्हें उस ड्रग के बारे में गॉडविन से बात करनी चाहिए। रूटी कहती है कि डेविल ब्लेसिंग का कर्स उस पर नहीं चला था, लेकिन इसकी वजह से उसके अंदर एक और ब्लेसिंग आ गई है जिसका कोई नाम ही नहीं है। ये सब सुनकर गॉडविन हैरान हो जाता है लेकिन कहता है कि इसकी वजह से वो किसी का कत्ल नहीं करना चाहती, तो इससे प्रॉब्लम ही क्या है। तभी उनकी तरफ प्लेग आइस पड़ने लगते हैं जो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन रूटी अपनी एक ही अटैक से उन सबको खत्म कर देती है और उस तरफ जाने लगती है जिस तरफ से वो आ रहे थे और रेड भी उसके साथ जाता है जहाँ पर उन्हें एरिस दिखता है जो कि चूसे हुए आम जैसा दिख रहा था। वो रूटी से अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो डीमन लॉर्ड से लड़ सके, लेकिन रूटी मना कर देती है और कहती है कि वो रेड के साथ रहना चाहती है। लेकिन ये सुन के वो रेड के ऊपर अटैक कर देता है तो रूटी अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देती है और कहती है कि वो खुद को हील कर ले क्योंकि उसने उसके वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर सैंड आ जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। वहीं एरिस को पता लग चुका था कि वो एक डीमन है क्योंकि उसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी। सैंड कहता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए। इन रूम्स में फर्स्ट हीरो का एक रेलिक है, उसकी वजह से हीरो फिर से उसके साइड आ सकती है। एरिस उस रेलिक को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का यही मकसद है कि उसे रूटी के साथ खड़ा होकर डीमन लॉर्ड से लड़ना है। आगे रेड उन्हें बता देता है कि एरिस यहाँ पर मौजूद है और वो रूटी को वापस लेकर जाना चाहता है, जो सुनकर वो समझ जाते हैं कि प्लेग आइस को एरिस ने ही समन किया था। तभी टी से एरिस की मूवमेंट्स को सेंस कर पाती है और बताती है कि उसके साथ कोई है और वो निचले लेवल्स तक जा चुके हैं। रेड को लगता है कि उसके साथ सैंडी है और वो उन्हें रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं जिंदा रहने के लिए गॉडविन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। थियो डैन को लेकर रून्स में आ जाती है और कहती है कि वो चाहे कुछ भी चुने, वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे। डैन को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है। तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा। जिसके बाद वो दीवारों को तोड़ता हुआ रून्स के अंदर जाने लगता है और सबसे पहले एरिस तक पहुंच जाता है जहां पर तुरंत ही सैंड उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन डैन एक ही मुक्के से उसे नीचे गिरा देता है और अपनी नई ताकत का यूज करके उसकी कुटाई ही करता जाता है, जिसकी वजह से सैंड को एरिस की मदद मांगनी पड़ती है। एरिस थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है लेकिन फिर भी वो एक स्पेल कास्ट करके डैन के ऊपर अटैक कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर सैंड अपनी तलवार को उसके पेट में घुसा देता है और एक्सप्लोड स्पेल का यूज करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी डैन सीधा खड़ा था और फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सैंड अपने असली रूप में आकर डैन से लड़ने लगता है जो कि अपनी 2 उंगलियों से ही उसकी तलवारों को तोड़ रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता और सैंड के अटैक की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। एरिस सोच रहा था कि उसका एक साथी मर चुका है लेकिन फिर भी वो शांत है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था। जब उसने गिडियन की जगह लेने के लिए उसे पार्टी से निकलवाया तब भी वो शांत ही था। इसके बाद वो सैंड के साथ रून्स के अंदर जाने लगता है जहाँ उन्हें असली होली स्वॉर्ड्स दिखती है जिन्हें सैंड सेक्रेड एवेंजर्स कहकर बुलाता है। वो उसे बताता है कि जो हीरो के पास तलवार है वो इसकी रेप्लिका है और जो उसके पास ब्लेसिंग है वो भी हीरो की विल की कॉपी है। हमें हीरो को इस तलवार को देना होगा और उससे वो चीज छीननी होगी जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीना चाहती है। एरिस समझ जाता है कि वो रेड की बात कर रहा है। दूसरी तरफ जब वो लोग रून्स के थ्रू जा रहे थे, रूटी रेड को उसकी फेवरेट तलवार देती है। एक रूम में जाने पर उन्हें सैंड दिखता है जिसने रॉयल गार्ड्स के कैप्टन का बेस बना रखा था, जिसके बाद वो सभी साथ में मिलकर सैंड से लड़ने लगते हैं। लेकिन फाइट के दौरान एरिस भी सैंड की मदद कर रहा था तो रूटी को रेड को बचाना पड़ता है और वो एरिस से कहती है कि अगर वो अभी सरेंडर कर देता है तो वो उसे माफ कर देगी, लेकिन एरिस पीछे नहीं हटता और दोनों के अटैक्स आपस में टकराकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एल्बर्ट और थियो को डैन मिलता है
है। वहीं एरिस किसी तरह रूटी से अपनी तलवार को टच करवाना चाहता था, लेकिन रूटी एक ऐसा अटैक करती है जिसकी वजह से उन दोनों के वेपन्स ही टूट जाते हैं। तभी अपने ड्रेक के साथ थियो भी फाइट के बीच में पहुंच जाती है और रिट को बांधकर खुद रूटी के साथ लड़ने लगती है और कहती है कि दुनिया को बचाने के लिए रूटी का मरना जरूरी है। रूटी कहती है कि वो हीरो नहीं बनना चाहती, तो थियो उसे समझाती है कि अगर उसने अपने रोल को फॉलो नहीं किया तो कई मासूम जिंदगियां चली जाएंगी। गिडियन भले ही ताकतवर हो, लेकिन रूटी के मदद के बिना वो डीमन लॉर्ड को नहीं हरा सकता। तभी रिट उससे पूछती है कि उसने अपनी जिंदगी को हीरो के हाथ में क्यों दिया था। थियो उसे याद दिलाती है कि उसका विलेज हीरो की वजह से बचा था, लेकिन तभी रिट उसे बताती है कि हीरो ने नहीं, हीरो की पार्टी ने उसे बचाया था। लोगों की जिंदगी सिर्फ ब्लेसिंग पर निर्भर नहीं करती। लॉगरविया के लोग बिना हीरो की ब्लेसिंग की भी खुद की रक्षा करते हैं। थियो कहती है कि उसे ऑलमाइटी की इच्छा पर सवाल नहीं उठाने चाहिए और रिट कहती है कि वो जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करवा सकती। तभी रेड देखता है कि उस ड्रेक को होश आ रहा था और रिट को बचाने के लिए वो उस ड्रैगन का गला काट देता है। लेकिन तभी एरिस एक स्पेल को कास्ट करता है जिसकी वजह से वो दोनों बाकियों से अलग हो जाते हैं। रूटी उन्हें बचाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती और सैंड के अगले अटैक से उसकी तलवार टूट जाती है। एरिस को लग रहा था कि उसने रेड को हरा दिया है और वो टीसे से लड़ने जाता है, जो कहती है कि उसका सोचना गलत है और वो रूटी की एक नॉर्मल जिंदगी जीने में मदद करेगी। डैन रेड और रिट्स को नीचे गिरता हुआ देखता है और अपनी पावर्स का यूज करके उन दोनों को ही बचा लेता है। रेड तुरंत ही एरिस के ऊपर अटैक करने जाने लगता है और रिट की मदद से वो उसके सभी अटैक से बच रहा था और वो उसके दोनों हाथों को काट देता है। दूसरी तरफ रूटी अपनी टूटी हुई तलवार से सैंड से लड़ रही थी। तुम्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है, तुम एक हीरो हो। ये सुन के रूटी के अंदर अपनी नई ब्लेसिंग की वजह से गुस्सा भरने लगता है और वो सैंड के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है, जिस दौरान वो उसके सीक्रेट एवेंजर को उठाकर उसके ऊपर अटैक करती है और उसे हराने के बाद बाकियों के पास वापस आती है। लेकिन उनकी मदद करने की जगह वो रेड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन टी से बीच में आकर उसे बचा लेती है। वो रूटी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं दिख रहा था। रेड टीसे को नीचे रखकर रूटी से लड़ने जाता है, जो कि बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अटैक कर रही थी। फाइट के दौरान उसकी तलवार टूट जाती है तो वो अपनी ब्रॉन्ज स्वॉर्ड निकालकर रूटी के हाथ से उस तलवार को नीचे गिरा देता है, जिससे वो अपने होश में वापस आ जाती है। वो टीसे की मदद करने जाती है लेकिन अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती और रोने लगती है। लेकिन तभी थियो वहां आकर अपनी पावर से उसे हील कर देती है और कहती है कि जो उसने किया वो उसके लिए माफी नहीं मांगने वाली, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और एल्बर्ट कहता है कि उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो दुनिया की भलाई के लिए किया था। तभी टीसे को होश आ जाता है और उसे देखकर रूटी खुश होती है। वो थियो से कहती है कि वो कभी हीरो नहीं बनना चाहती थी, वो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। और थियो को देखते हुए उसे लगता है कि हीरो बनने लायक उससे ज्यादा वो है। और रेड कहता है कि हीरो असल में वो होता है जो दुनिया को अपनी मर्जी से बचाए। इसके बाद रूटी और टीसे रेड के पास आते हैं और वो फाइनली ठंड को फिर से महसूस कर पा रही थी, जिसके बाद वो अंदर जाकर खाना खा रही थी और हमें पता चलता है कि रूटी की नई ब्लेसिंग दूसरी ब्लेसिंग्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो इसका यूज सिर्फ अपनी हीरो की ब्लेसिंग को कंट्रोल करने के लिए कर रही है। वो उन्हें बताती है कि वो एक फार्म को खरीद कर वहाँ जड़ी बूटियां उगाना चाहती है। इसके बाद रिट को छोड़कर बाकी सब एरिस के फ्यूनरल पर जाते हैं। इसके बाद चर्च से बाहर आकर वो सभी बात कर रहे थे और डैन बताता है कि कुछ दिन ब्रेक लेकर वो यहाँ से चला जाएगा और कहता है कि उन्हें इस बात के बारे में पता लगाना चाहिए कि सैंड जैसा डीमन एक होली स्वॉर्ड को कैसे यूज कर पा रहा था। और रेड को लगता है कि अभी भी और होली स्वॉर्ड्स मिसिंग है। दूसरी तरफ कॉन्स ने रेड की शॉप को फिर से रिस्टोर कर दिया है। आगे रेड से कह रही थी कि उसे हमेशा डर लगता रहता है कि जब वो एक दिन उठेगी रेड उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा लोगों की मदद करता रहता है। लेकिन रेड कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो यहाँ पर उसके लिए वापस आता रहेगा। इसके बाद बिस्तर में थोड़ा कुछ होता है और रेड कहता है कि वो उसके साथ बच्चों को बड़ा करना चाहता है। अगले दिन रेड और रूटी टाउन में घूमने निकलते हैं और वो रूटी को मर्चेंट से इंट्रोड्यूस करा रहा था और उसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदता है। रूटी कहती है कि उसके साथ समय बिताकर वो बहुत खुश है क्योंकि वो यहाँ पर नए दोस्त भी बना रही है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे, जब तक तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसके बाद रूटी वहीं घास पर सो जाती है। इसके बाद मैग्रिया रेड की शॉप पर आती है और रूटी से ओगर्स के झुंड को मारने के लिए मदद मांगती है, जिन्होंने पूरे टाउन को घेर लिया है। रूटी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और टी से कहती है कि रूटी अभी भी एक हीरो है, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से फाइट करना डिसाइड करती है। रेड रूटी से पूछता है कि वो वापस आएगी तो उसे क्या खाना है और रूटी उससे शहद वाला दूध बनाकर रखने को कहती है। दूसरी तरफ कॉटविन यारा के साथ था। वो कहता है कि जोल्टन थोड़ी पिछड़ी सी जगह है लेकिन स्लो जिंदगी जीने के लिए मस्त है। ये सुन के यारा कहती है कि वो गिडियन और रिट से मिलना चाहती है।
इसके बाद हम एक वैन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि गॉड के सामने प्रे कर रहा था और कहता है कि वो हर हाल में हीरो के रास्ते पर चलेगा। तभी वहाँ पर लूबो एस्टा के साथ आता है। क्या तुम ही वो नाइट हो जिसने डीमन लॉर्ड के जनरल को हराया था? जिस पे एस्टा हाँ कहती है। आगे लूबो एस्टा को बताता है कि वो फ्लेमबर्ग किंगडम का इकलौता बचा हुआ प्रिंस है जिसे कि डीमन लॉर्ड की आर्मी ने तबाह कर दिया। इसके बाद लैवेंडर नाम की फेरी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो वैन की सबसे प्यारी दोस्त है। लूबो को लगता है कि टीम पूरी हो चुकी है और वैन कहता है कि उसकी हीरो की कहानी शुरू होती है। दूसरी तरफ गॉडविन यारा को ज़ोल्टन की तरफ लेकर जा रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही तो बता दिया रूटी कहाँ है यार, मुझे तो जाने दो। लेकिन यारा उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ रूटी बाकियों के साथ हाइकिंग पे है और वो कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि रेड दुनिया के अंत वाली दीवार तक जा रहा है क्योंकि उसे एंगेजमेंट रिंग के लिए सफायर स्टोन चाहिए क्योंकि उसका कलर बिल्कुल रेड की आंखों जैसा है। इस बुढ़े आदमी को अपना प्यार दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अंकल, तुम भी तो अपनी बीवी के लिए यहाँ पर आए हो ना। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस बुड्ढे की बीवी प्रेग्नेंट है और शायद उसे सी सेक्शन से गुजरना होगा, इसलिए वो अर्थ क्रिस्टल नाइफ बनाना चाहता है जो इतनी तेज होती है कि इंसान को पता भी नहीं लगता कि उसे कट भी लगा है। आगे जाने पर उनका सामना कुछ गॉब्लिन से होता है जिनसे वो लड़ने लगते हैं, लेकिन रूटी को उन सभी गॉब्लिन्स को अपने हाथों से हराता हुआ देखकर मॉलग्रिम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मॉलग्रिम कहता है कि उन गॉब्लिन्स के सारे वेपन उसी के बनाए हुए हैं, तो रेड को लगता है कि जिसने भी इन वेपन्स को खरीदा होगा गॉब्लिन्स ने उन पर अटैक किया होगा। दूसरी तरफ वो दोनों रेड की शॉप पर पहुंचते हैं लेकिन वो बंद थी। तभी उनके पीछे गार्ड पहुंच जाता है और वो गॉडविन को पहचान चुका था। यारा कहती है कि वो रेड और रेड्स का दोस्त है। ये दोस्त नहीं क्रिमिनल है, इसने उन बच्चों को किडनैप किया था जिसे रेड और रेड प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सुन के यारा को गुस्सा आ जाता है। गॉडविन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, तो वहाँ से भागने लगता है और अब यारा सीधा उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऐन वक्त पर टीसे आकर उसे बचा लेती है। वो गॉडविन से पूछती है कि अब उसने कौन सा कांड कर दिया, और इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, वो टायन बड़ा करी है फालतू में। जिसके बाद यारा अपने स्पेल का यूज करके जमीन से एक ड्रैगन को समन करती है, लेकिन तभी वहाँ ज़ोल्टन की पुरानी मेयर आती है और आइस स्पेल कास्ट करके उस ड्रैगन को जमा देती है। इसके बाद टीसे यारा के अटैक्स को डॉज करती हुई उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो अपनी जड़ों का यूज करके उसे पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है कि वो है कौन, तो टीसे बताती है कि वो रेड की दोस्त है और अभी रेड बाकियों के साथ अपनी एंगेजमेंट रिंग के लिए स्टोन ढूंढने गया है। ये सुनकर यारा हैरान हो जाती है और उसे आजाद कर देती है और मिस्टर मुझसे कहती है कि जाने से पहले वो इस सारी तबाही को ठीक करके जाए। दूसरी तरफ रेड का ग्रुप जुग मॉन्स्टर के जंगल में था। मुग्रिम डरा हुआ था क्योंकि जुग मॉन्स्टर्स इंसानों को खाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रेड बताता है कि इस विलेज का एल्डर उसका दोस्त है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जुग दुनिया की अंत वाली दीवार के बारे में जानते हैं और वो उनसे स्टोन जायंट्स के बारे में पूछना चाहता है। इसके बाद वो एल्डर को मीट देता है और जायंट्स के बारे में पूछता है। तुम्हें जायंट से संभल कर रहना चाहिए क्योंकि कुछ समय से वो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तभी एक छोटा मॉन्स्टर पेड़ पे से गिर जाता है तो रूटी उसे हील करती है और रिच देखने पर बताती है कि पेड़ों की हालत कुछ ठीक नहीं है और वो रेड को फर्टिलाइजर बनाने को कहती है। रात को जब सो रहे थे रेड अपना फर्टिलाइजर बनाना खत्म कर देता है और रिट आके पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। कैमरा लगा दे अम्मा उसके दिमाग में। रूटी की नई ब्लेसिंग उसके हीरो की ब्लेसिंग के साइड इफेक्ट को खत्म कर रही है। इसकी वजह से वो खुश तो है पर मैं नहीं जानता कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं, तो मुझे उसकी फिक्र भी हो रही है। दूसरी तरफ टीसे और यारा भी रेड की पार्टी को ढूंढ रहे हैं और यारा देखती है कि मिट्टी सड़ने लगी है। इसके बाद वो कैंप लगाते हैं और यारा पूछती है कि वो उसके साथ क्यों आ रही है, तो टीसे बताती है क्योंकि दीवार के पास गर्म पानी के झरने में वो नहाना चाहती है, लेकिन असल में उससे फिक्र हो रही है कि जब यारा को पता चलेगा कि रूटी हीरो नहीं बने रहना चाहती उसका रिएक्शन कैसा होगा। टीसे उससे पूछती है कि उसने हीरो की पार्टी को ज्वाइन क्यों किया था। यारा बताती है कि गिडियन की वजह से। दुनिया को बचाना सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन सिर्फ 6 लोगों पर इसे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ रेड पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और आसमान को देखता हुआ वो रूटी से कहता है कि वो वैसी जिंदगी जिए जैसा वो जीना चाहती है। अगर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मुझे भगवान के खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी वहाँ पर टीसे और यारा पहुंच जाते हैं और रेड को देखकर यारा उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ वैन की पार्टी एक आउल बेयर को हरा देती है। एस्टा कहती है कि वो लेट पहुंचे और एक इंसान की जान चली गई। जो उसका रोल था उसने वो पूरा कर दिया है। भगवान की इच्छा यही थी कि वो उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाए और उसके बलिदान के बदौलत ही मैं अपने हीरो के रोल को पूरा कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ वो लोग चाय शाय पी रहे थे और यारा उनसे कहती है कि उन्हें किरामेन किंगडम में चलना चाहिए। वो उसी किंगडम में पैदा हुई है और वहाँ पर मैजिक की भरमार है, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो सभी हॉट स्प्रिंग में जाकर नहाने लगते हैं और यारा रूटी से कहती है कि वो खुश है कि वो फाइनली अपनी जिंदगी जी पा रही है। रेड पूछती है कि जेम जायंट्स किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं, तो रूटी बताती है कि वो लोग जेम्स को काट कर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ रेड अकेला नहा रहा था क्योंकि अंकल को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये देखकर यारा और रूटी उसके साथ
साथ नहाने चली जाती हैं। वहीं मॉग्रिम और यारा की जरा भी नहीं बन रही थी क्योंकि एल्फ और डॉर्फ एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। इसके बाद वो लोग जम जायंट्स के रहने की जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। जायंट्स का लीडर उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो उन्हें कुछ नहीं दे सकता। रेड उनके साथ ट्रेड करने के लिए ज़ोल्टन ग्लास लेकर आया था, लेकिन उनके पास बदले में देने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी एक छोटा जायंट उस ग्लास को देखने के लिए पास आता है तो रेड उसे वो ग्लास दे देता है और जब वो उसे काटता है उसे एनर्जी मिलती है। रेड कहता है कि वो उन सबको सारे ग्लास दे देगा और इसके बदले में उन्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जो सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और लीडर उनका शुक्रिया अदा करता है। जब जायंट्स ग्लास को काटने लगते हैं और रूटी पूछती है कि भगवान ने उन लोगों को ऐसा क्यों बनाया। जायंट्स को हराकर ह्यूमंस को जेम्स मिलते हैं तो शायद उन्हें दुश्मन की तरह बनाया गया हो ताकि ह्यूमंस अपनी ब्लेसिंग को लेवल अप कर सकें। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही है तो दुनिया में लड़ाई तो होती ही रहेगी, इनका पर्पस जरूर कुछ और होगा। जायंट लीडर फिर से उनका शुक्रिया अदा करता है और रेड पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक जेम बीस्ट आके रहने लगा जिसने यहाँ मौजूद सभी क्रिस्टल्स को लेड में बदल दिया जो कि मैजिक से भरे हुए हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो लेड की वजह से इस पूरे एरिया का पानी जहरीला बन जाएगा और रेड को लगता है उन पेड़ों के खराब होने की यही वजह है। वो पहले एक जेम बीस्ट से लड़ चुके हैं लेकिन वो उसे हरा नहीं पाए। एल्डर कहता है कि वो भी उस बीस्ट को नहीं हरा पाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक माइन में जाते हैं जहाँ पर काफी जेम्स बचे हुए थे। वहाँ पर वो बीस्ट का इंतजार करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही वो बीस्ट वहाँ पर पहुंच जाता है। वो उन सब के ऊपर अटैक करता है जो कि जब पत्थर को लगता है वो भी लेड में बदल जाता है। वो ग्राउंड के अंदर से मूव कर रहा था और बाहर आकर उन सब के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन रूटी अपनी होली शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। यारा जड़ों का यूज करके उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे छूते ही वो जड़ें सड़ जाती हैं। जिसके बाद रिट और टीसे भी उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन उसके स्किन पर वो हल्की सी खरोंच भी नहीं लेके आ पाते। जिसके बाद फिर से रूटी अटैक करती है, लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। वहीं रेड उसकी कमजोरी के बारे में सोच रहा था, जिसके बाद रूटी अपनी हीरो की तलवार निकालती है और उसके ऊपर अटैक करके उसे गिरा देती है। जिसके बाद वो उस पर फिर अटैक करने जाती है, लेकिन वो रूटी के ही होली शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो यारा की जड़ों का भी यूज करने लगता है। वो उन्हीं के स्पेल्स का यूज करके उन पर अटैक कर रहा था, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि वो किसी भी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है, यानी उस मॉन्स्टर के पास मल्टीपल ब्लेसिंग है। तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर मीटियोर से अटैक करता है, लेकिन रूटी अपनी होली शील्ड का यूज करके वो सारे मीटोराइट्स को उस मॉन्स्टर के ऊपर ही डिफ्लेक्ट कर देती है। उन सभी की वजह से वो मॉन्स्टर फिर से गिर जाता है। जिसके बाद वो उसकी ब्लेसिंग को वीक करने का डिसाइड करते हैं। यारा एक पोशन को पीती है जिससे उसका माना बढ़ जाता है और वो उसी ड्रैगन का यूज करके उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती है। जिसके बाद रेड और रिट मिलकर एक दवाई को उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उसकी ब्लेसिंग कमजोर हो जाती है और बिना मैजिक के वो अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाता। जिसके बाद रूटी एक पंच मारकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, जिससे सारे मिनरल्स अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। वहीं रूटी उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखती है। मोग्रिम को अर्थ क्रिस्टल तो मिल गया था, लेकिन रेड को ब्लू साफायर नहीं मिला। आगे यारा कहती है कि कुछ समय के लिए वो ज़ोल्टन में रहेगी क्योंकि वो इस जगह के बारे में और जानना चाहती है। दूसरी तरफ वैन लूबो से पूछता है कि क्या वो फ्रंट लाइंस में जाकर लड़ सकता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसे अस्टा के साथ अपनी ब्लेसिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। तभी उनके पास एक बंदा आता है जो बताता है कि पिछले डीमन लॉर्ड की एयरशिप को हाल ही में ज़ोल्टन की तरफ जाता हुआ देखा गया है। तो लूबो वहाँ पर अपना स्काउट भेजने का डिसाइड करता है। इसके बाद एस्टा घर पर वापस आती है और हम देखते हैं कि वो असल में थियो है। वो उसे बताती है कि जिस एयरशिप से रूटी ज़ोल्टन में आई थी उसे लोगों ने देख लिया है और उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए शायद वैन वहाँ पर जा सकता है। तो एल्बर्ट को ये सब कुछ रेड को बता देना चाहिए। मैं बता दूंगा, क्या नया हीरो सच में असली है? चर्च और बाकी सब उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो असली ही होगा, लेकिन रूटी के मुकाबले वो मुझे काफी अजीब लगता है। दूसरी तरफ नेओ रेड की शॉप पर आती है और वो फेस्टिवल के लिए थोड़े मशरूम खरीदने आई थी। वहीं रेड भी फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद वो दोनों बाहर निकलकर फेस्टिवल में घूमने लगते हैं, जहाँ गॉन्स टल्ली हो रखा है। फेस्टिवल में सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। रेड कहती है कि उसके टाउन में भी ये फेस्टिवल हुआ करता था और उसमें भी वो विंटर डीमन को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, बस वो थोड़े सीरियस ज्यादा होते थे। तभी उन्हें शोर सुनाई देने लगता है और वो देखते हैं कि एक बच्चा और एक लड़का लड़ रहे हैं। वो बच्चा गुस्से में एक बॉटल उस लड़के के सर पर फेंक देता है, लेकिन एडम बीच में आकर उसे बचा लेता है। एडम उस बच्चे के बदले माफी मांगता है और बताता है कि हाल ही में ब्लेसिंग अवेकन करने की वजह से वो थोड़ा अनस्टेबल है। तभी टी से दो अजीब से लोगों को नोटिस करती है, पर यारा के शोर मचाने की वजह से उसका ध्यान हट जाता है। इसके बाद वो लोग अपारा के स्टॉल पर खाना खाने जाते हैं, लेकिन यारा को देखकर वो थोड़ी डर जाती है। वो बताती है कि एल्व्स खुद को जहाँ पर वो पैदा होते हैं उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं और हाई एल्व्स के बीच में भी किरामिन एल्व्स स्पेशल होते हैं और उसके सामने अपारा एक लप्पू सी एल्फ है। लेकिन किरामिन उसे समझाती है कि जो भी जहाँ पैदा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रेड देखता है कि वहाँ पर बहुत महंगी महंगी चीजें आई थी और
पारा पारा बताती है कि रूटी ने ये सब ऑर्डर किया है। तभी वो सिक्कों से भरी हुई पोटली बाहर निकालती है जो कि एडवेंचरिंग करके उसने कमाए थे। रेड टीसे को उसे समझाने को कहता है वो ऐसे ही पैसे नहीं फूंक सकती, लेकिन वो खुद भी खाना ठूसने में बिजी हो रखी है। इसके बाद वो मिस टॉम और गॉडविन से मिलते हैं। गॉडविन उन्हें देखकर भागने लगता है पर मिस टॉम उसे रोकती है और बताती है कि वो जुक्स के साथ उनका रिप्रेजेंटेटिव है तो उसे उसी की तरह बिहेव करना चाहिए। आपने इस 2 टके के आदमी को काम पे रख लिया है, इस पे भरोसा कैसे हो गया आपको? लेकिन मिस टॉम कहती है कि ये काम का इंसान है और वो अब खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ फेस्टिवल खत्म होने ही वाला है पर गार्ड अब थक चुका है क्योंकि विंटर डीमन खुद को हिट होने ही नहीं दे रहा। अरे मेरे बाप, स्क्रिप्ट को फॉलो कर ले कुत्ते। तभी उसकी नजर रूटी पर जाती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन रूटी उसे पहचानती ही नहीं। ना ही उसे ये याद है कि उसने ब्रिज से उसे नीचे फेंका था। वो गार्ड अपना इंट्रो देने की कोशिश करता है लेकिन तभी विंटर डीमन उसके सर पे मुक्का मार देता है। वहीं उस विंटर डीमन को देखकर उसे पता लग जाता है कि वो असल में डैन है। इसके बाद वो उन सब के पास पहुंच जाता है और यारा उससे पूछती है कि उसके हाथ का क्या हुआ, पर वो कहता है कि सब कुछ ठीक है और फिर से अपने विंटर डीमन के रोल को प्ले करने लगता है। वहीं फेस्टिवल के दौरान टीसे कुछ लोगों को बात करता हुआ सुनती है जो कि उसी एयरशिप के बारे में बात कर रहे थे। रेड देखती है कि रूटी उन्हीं को देख रही है तो वो रेड से कहती है कि वो उसके साथ डांस करे, जिसके बाद रेड रूटी के साथ डांस करने लगता है और रूटी पूछती है कि क्या उसे खुश होने का हक है। तुमने दूसरों के लिए बहुत दुख झेल लिए, अब जिंदगी को एंजॉय करने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ लूबो एस्टा से वैन के बारे में पूछता है। एस्टा बताती है कि उसकी ग्रोथ रेट जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा है। उसे जोल्टन जैसी जगह पर भेजना उसके टैलेंट की बर्बादी है। उसे एयरशिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजना ही होगा, तुम्हारा काम उसे सपोर्ट करना है। दूसरी तरफ रेड को एक नेकलेस देता है और कहता है कि वो उसके लिए वो सफायर स्टोन जरूर लाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग एयरशिप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तभी उनके पास टीसे पहुंच जाती है जिसे वो पहचान जाते हैं और उससे बचकर भागने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो जोल्टन में क्या कर रही है। वहीं भागते भागते वो एक जाले में फंस जाते हैं लेकिन तभी कोई डैगर्स को फेंक कर जालों को काट देता है जिसकी वजह से वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। टीसे उसे पहचान जाती है लेकिन वो उसके ऊपर भी डैगर फेंक कर वहां से भाग जाता है। उन दोनों को डीमन लॉर्ड की एयरशिप मिल जाती है और एक कीथ नाम का बंदा उन्हें इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। अब रूटी फाइनली सो सकती है और उठ सकती है और इस बार भी वो अपना दिन एक्सरसाइज से शुरू करती है। और अब क्योंकि रूटी गामा की बालक बन चुकी है वो खेतों में जड़ी बूटियां उगा रही है। तभी वो लोग देखते हैं कि हर्ब्स में कुछ गड़बड़ है तो वो रेड को वहां पर बुलाते हैं। रेड कहता है कि वो इनके लिए उसे दवाई बनाकर दे देगा जिससे बस उन्हें पौधों पर छिड़कना है और कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएंगे। वहीं रूटी जब पौधों को देख रही थी वो नोटिस करती है कि टीसे परेशान लग रही है। अगली सुबह रूटी उसे मार्केट में लेकर जाती है क्योंकि पौधे तो अब ठीक हो चुके हैं। रूटी उसे बताती है कि यहाँ से रेड ने उसे एक हेयर पिन खरीद कर दिया था और वो उसे मुड़कर सीरियसली देखती है जो देखकर टीसे को लगता है कि ये कोई मैसेज है कि उसे सावधान रहना है। तभी एक बौखलाया ड्रेक रूटी की तरफ बढ़ रहा था लेकिन वो अपने एक हाथ से ही उसे रोक देती है और चुपचाप बैठने को कहती है जो देखकर सभी लोग चेयर करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक नाटक देखने जाते हैं जहाँ पर टीसे अभी भी परेशान थी। तभी वो देखती है कि रूटी स्टेज पर पहुंच चुकी है। उस सेक्टर की स्वॉर्ड असल में कर्स्ड थी और वो उस सेक्टर के ऊपर काबू करने लगती है लेकिन तभी टीसे ऐसे कहने लगती है जैसे ये कोई ट्विस्ट हो जिसकी वजह से कोई डरता नहीं और हीरोइन भी एक्टिंग करती रहती है। रूटी उस डीमन को हरा देती है। इसके बाद वो एक स्टॉल पर खाना खाने के लिए रुकते हैं और रूटी टीसे से पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है तो टीसे बताती है कि उसे उसकी फिक्र हो रही है। वहीं रूटी उससे माफी मांगती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अटेंशन अपनी तरफ खींचती रहती है और हमेशा उसे सब कुछ संभालना पड़ता है। वहीं एयरशिप को इन्वेस्टिगेट करने के बाद लोबो के बंदे एक रिपोर्ट लिखते हैं लेकिन कीथ उनसे कहता है कि वो टीसे का नाम यहाँ से हटा दें और जब वो लोग मना करते हैं वो उन दोनों को मार डालता है। वो लोबो को कोई और रिपोर्ट भेजता है और टीसे के आने का इंतजार करने लगता है। रात को टीसे एयरशिप के अंदर जाती है जहाँ पर कीथ उसका इंतजार कर रहा था। वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे उसका पंटर बन जाना चाहिए। तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ पर हैं? उन्हें तो मैंने मार दिया, तुम्हें अभी जान लेने की भूख नहीं है, तुम्हें मैं सिखाता हूँ असली असासिन कैसे काम करता है। वो टीसे के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसे पीछे जाना पड़ता है लेकिन वो अपने स्पाइडर वेब का यूज करके काउंटर अटैक करती है और उसे घायल भी कर देती है लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अब वो बम का यूज करने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो उस एयरशिप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। पर तुम भी तो यहाँ पर इसी एयरशिप के लिए हो ना? हमारे मास्टर ने बम यूज करने से मना किया था, इससे इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है। लेकिन कीथ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो और भी ज्यादा बम का यूज करने लगता है और कुछ टीसे के काफी करीब पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। जिसके बाद वो उसके ऊपर और बम फेंकने लगता है लेकिन तभी एक हवा का झोंका उन्हें रोक देता है और अचानक से टीसे उसके पीछे आकर उसे हरा देती है। वो कहता है कि वो उसे बख्श दे क्योंकि वो तो ये सब कुछ लोबो के कहने पर कर रहा था। एक असासिन कभी भी अपने क्लाइंट का नाम रिवील नहीं करता। कीथ पोशन पीने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद वहाँ पर रूटी आती है और हमें पता चलता है कि रूटी ने ही उसकी मदद की थी। टीसे उसे बताती है कि असासिन
असासिन गिल्ड इसलिए बनाया गया था ताकि जिनके पास असासिन की ब्लेसिंग है उनके पास कोई जगह हो, लेकिन वो उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते। वो जो चाहे मिशन एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टीसे को डर है कि वो रूटी के साथ ज्यादा समय नहीं रह पाएगी क्योंकि वो पीसफुल जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन टीसे एक असासिन है, पर रूटी कहती है कि वो चाहे कुछ भी करे वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। वहीं कीथ ने लूबो को एयरशिप की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी, तो वो वैन के साथ जोल्टन जाने का डिसाइड करता है। वैन का ग्रुप घायल हो रखा है, लेकिन वैन उन्हें छोड़कर आगे जाने लगता है क्योंकि उसे बस अपनी ताकत बढ़ाने से मतलब है। एक हीरो की ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी सैक्रिफाइस बुरा नहीं है। उस छुछुंदर की बातें अब एस्टा को और भी ज्यादा बुरी लगने लगती है, लेकिन तभी उन्हें लूबो का सिग्नल मिलता है जो कि उन्हें वापस बुला रहा था। रात को टीसे रेड और रिट को बताती है कि लूबो एयरशिप को ढूंढ रहा है। अगले दिन रेड पढ़ता है कि एक एस्टा नाम की नाइट ने डीमन लॉर्ड के जनरल को हरा दिया है। वहीं रेड उस एयरशिप को चर्च को देना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे और अगर वो कुछ भी उल्ट करते हैं तो वो खुद उन्हें रोक सकते हैं। हमारी प्रायोरिटी बस उनसे रूटी को छुपाना है। इसके बाद वो रूटी के खेत में जाता है। सारी जड़ी बूटियां अब ठीक लग रही हैं, तुम पहला बैच मुझे दे दो, बाकी हम मर्चेंट गिल्ड को बेच सकते हैं। दूसरी तरफ डैन ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसे अपने सामने रेड दिखता है। अभी रेड चले डीमन लॉर्ड की आर्मी को तोड़ने। शांत हो जा हिंसक आदमी, मुझे अपनी जिंदगी यहाँ बहुत प्यारी है। दारू शारू पीना है तो बता। आइडिया तो अच्छा है, पर उससे पहले क्यों ना हम थोड़ी देर पार करें। इसके बाद वो घर पर था जहाँ रेड उससे पूछती है कि क्या वो डैन को हरा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे बहुत अच्छा फाइटर है और मेरे पास तो गाइड की ब्लेसिंग है। ये सुन के रेड हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वो कहती है कि रेड उससे भी लड़े। ये लोग मिलके मुझे मारना चाहते हैं क्या? इसके बाद हम रेड को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं और अब उसकी स्किल्स बिल्कुल बीजेएमआई में मेरी स्किल्स जैसी हो चुकी हैं, जमी गटर में पड़ी हैं। तभी वहाँ पर यारा आती है जिसे कि डैन के साथ उसकी फाइट के बारे में पता लगा था और वो उसे ट्रेन करना चाहती है। वहीं रेड को लग रहा था कि वो तो एक मेज है तो तलवारबाजी कहाँ से सिखाएगी, लेकिन रेड उसे बताता है कि उसी ने लोटस स्टाइल स्टाफ टेक्निक को भी डेवलप किया और साथ ही कई किताबें भी लिखी हैं। वो लोग ट्रेनिंग फील्ड में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डैन भी आ जाता है। क्या तुम लोग ट्रेनिंग फील्ड की बात कर रहे हो? वो रिवर के पास एक टेंट लगाते हैं और साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। अब ट्रेनिंग करने आए हो पिकनिक मनाने। इसके बाद वो उस नाइट के बारे में बात करने लगते हैं जिसने डीमन जनरल को हराया था और उन्हें लगता है कि वो जरूर थियो है क्योंकि उसके अलावा कोई और नाइट इतना ताकतवर ही नहीं है। इसके बाद डैन और यारा में लास्ट खाने के टुकड़े के पीछे लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब वो दोनों भिड़ रहे थे रूटी उसे लेकर खा जाती है। इसके बाद वो चारों मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रूटी वाटरफॉल के नीचे खड़ी हो रखी थी और टीसे छुपकर उसे देख रही है। अब क्या गड़बड़ है इस लड़की में, कभी उसके टेंट में झांकती रहती है, कभी उसे नहाते हुए देखती है। इसके बाद वो सब लोग रात में आराम कर रहे थे। वहीं रेड के पास जाती है जो कि नहा रहा था और उसकी पीठ साफ करने लगती है। डैन के साथ ट्रेनिंग करके मुझे समझ आ चुका है कि रूटी के बाद सबसे ताकतवर ह्यूमन डैन ही है। अगले दिन यारा उन दोनों के ऊपर मर्सीफुल स्पेल कास्ट करती है ताकि कोई भी परलोक न सिधार जाए, जिसके बाद उनकी फाइट शुरू हो जाती है जिस दौरान रेड डैन को बराबर की टक्कर दे रहा था और उनमें से कोई भी एक दूसरे को हिट नहीं कर पाता। लेकिन तभी डैन रेड की तलवार को उसके हाथ से गिरा देता है, लेकिन तभी रेड उसके हाथ को पकड़कर उसके अटैक को रिडायरेक्ट कर देता है। डैन देखता है कि उसकी तलवार में कुछ खास नहीं है, जिसके बाद वो तलवार उसे वापस कर देता है। लगता है मुझे अपनी टेक्निक को बदलना होगा ताकि तुम मुझे प्रोजेक्ट ही ना कर पाओ। जिसके बाद वो दोनों लड़ना जारी रखते हैं और ऑब्वियसली रेड फाइट में हार जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। बिल्कुल भी नहीं, फाइट में मुझे बहुत मजा आया। मुझे शांति भरे जीवन का कुछ नहीं पता, इसलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता था। तो फाइट से क्या तुम्हें कुछ पता लगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बकवास जिंदगी मैं कभी नहीं जीना चाहूंगा, पर जियो तुम। तभी रूटी कहती है कि अब डैन से लड़ने की उसकी बारी है। डैन हीरो से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन रूटी बस अपने एक ही अटैक से उसे हरा देती है। ये भाई बस अपने भाई का बदला ले रही थी और कुछ नहीं। इसके बाद एल्बर्ट रेड और रेड से मिलता है जो कि उससे थियो के बारे में पूछते हैं। मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ और अब थियो एस्टा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम लेवेंडर और वैन को एक बार में देखते हैं जहाँ पर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी और टकला दूसरे बंदे की हरी भरी खेती देखकर उसे मार देता है। मुझे अपनी ब्लेसिंग को अंडर कंट्रोल रखने के लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन वैन वहाँ पहुंचकर उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद वहाँ पर एस्टा आती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने एक असासिन को मारा है। एस्टा उससे पूछती है कि उसने उसे पकड़ा क्यों नहीं, वो उसे जेल में डाल सकते थे, उसे पकड़ने की क्या जरूरत थी, उसके पास तो एक बुरी ब्लेसिंग है ना। बुरी ब्लेसिंग वाले लोग जिंदा ही इसलिए होते हैं ताकि अच्छी ब्लेसिंग वाले उन्हें मार सके। मैंने तो बस अपना रोल पूरा किया है। शाबाश वैन, तुम एक सच्चे हीरो हो। बिल्कुल नहीं, जब तक मैं डीमन लॉर्ड से नहीं लड़ता मैं खुद को हीरो नहीं कह सकता। दूसरी तरफ एल्बर्ट बता रहा था कि वैन को चर्च ने हीरो माना है और वो लूबो के अंडर काम कर रहा है। रूटी कहती है कि दो हीरोज का एक साथ एग्जिस्ट करना काफी अजीब है, पर डैन को लगता है वो फालतू में ये सब सोच रहे हैं। उन्हें बस वैन से रूटी को छुपा कर रखना है। रूटी और थियो की वजह से 3 डीमन जनरल्स को हरा दिया गया और एवलॉन में अब शांति है, तो रूटी के गायब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो श्योर नहीं है जब वैन को पता लगेगा रूटी ने बैटल को छोड़ दिया है वो कैसे रिएक्ट करेगा।
तो यारा कहती है कि जब वैन जोल्टन में होगा उन्हें वेकेशन पर जाना चाहिए, तब तक टीसे फार्म को संभाल लेगी, यारा दुकान को, और डैन कहता है कि वो भी यहीं पर रुकेगा ताकि कुछ गड़बड़ हो तो वो संभाल सके। और अगर लूबो की नजर उस पर पड़ जाती है तो वो बहाना बना लेगा कि उसके कटे हुए हाथ की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो तीनों सेंट डुरांट विलेज में जाते हैं, जिसका नाम विलेज के लंबर जैक के ऊपर रखा गया था, जिसने जायंट के अटैक के बाद कई सौ घर एक रात में ही बना दिए थे। और विलेज में जाने के बाद वो सेंट डुरांट का स्टैचू देखते हैं। इसके बाद वो दुकानों से सामान खरीदते हुए एक रहने की जगह को ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ टीसे भी सोच रही थी कि सब कुछ सेटल होने के बाद वो भी घूमने जाएगी। वहीं उन सबको कैंडल बड़ा सुंदर लग रहा था और वो कहते हैं कि वो बाकियों के लिए भी ऐसी कैंडल्स खरीदेंगे। अगले दिन घूम फिर के वो फिर से अपने रूम में वापस आ रहे थे, तभी उन्हें एक औरत दिखती है जो कि दर्द में थी। वो उन्हें रूम पर लेकर जाते हैं, जहाँ रेड को पता लगता है कि गाँव में एक भी डॉक्टर नहीं है, और वो बताती है कि कुछ समय पहले ही बस उसके पैर में थोड़ा सा कट लगा था। रेड देखता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं और समझ जाता है कि जिससे भी कट लगा था वो चीज जहरीली होगी। जिसके बाद रेड अपने मैजिक का यूज करके जहर को आगे बढ़ने से रोक रही थी और रेड जड़ी बूटी बनाने के काम पर लग जाता है। वहीं रूटी बाहर जड़ी बूटियों को ढूंढ रही थी। इसके बाद रूटी वापस आती है जो कि कीचड़ में लथपथ थी। रेड के पूछने पर वो बताती है कि वो गिर गई थी और उसे जड़ी बूटी देकर वहां से चली जाती है, ये कहकर कि उसे किसी को ढूंढना है। उसे ठीक करने के लिए वो औरत उनका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती उनके दरवाजे के आगे भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। रूटी बताती है कि वो गुम हो गई थी और उनसे डायरेक्शन पूछ रही थी। वो सब लोग गाँव के लोग हैं और केट को ठीक करने के लिए वो उसे अलग अलग गिफ्ट देने आए हैं। इसके बाद रात को रेड विलेजर्स की दी हुई रेसिपी से एक सूप बनाता है। तभी वो देखता है कि रेड थोड़ी आपत्तिजनक अवस्था में थी। तभी रेड को याद आता है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। वहीं रूटी ने उटपटांग से कपड़े पहने थे, तो वो बताती है कि वो अपना स्विम सूट लाना भूल गई। इसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं और वो सोच रहे थे कि उनके साथियों ने अभी तक उन्हें कोई मैसेज नहीं भेजा है। एल्बर्ट किसी ऊंची जगह पर चढ़कर जोल्टन के ऊपर नजर रख रहा है। तभी डैन उसके लिए खाना लेकर आता है जो कि उसी ने बनाया था और एल्बर्ट को वो बड़े अच्छे लगते हैं। जिसके बाद डैन उसकी जिंदगी बचाने के लिए एल्बर्ट का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वैन जोल्टन में पहुंच जाता है और टीसे को लगता है कि वो रूटी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो लोग चर्च में पहुंचते हैं जहां पर उनका गाइड अभी तक नहीं आया था और लूबो को लगता है कि उसकी किसी ने जान ले ली होगी। तो वैन कहता है कि उन्हें खुद ही एयरशिप की खोज पर निकल जाना चाहिए, पर लूबो कहता है कि रात होने वाली है तो उन्हें आराम करना चाहिए। दूसरी तरफ रेड का ग्रुप बेड पर बैठकर लूडो खेल रहा है। तभी वहां पर एक कबूतर पर बैठकर टीसे का स्पाइडर आता है जिसमें लिखा था कि वैन जोल्टन में पहुंच गया है, पर अभी तक उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया है। दूसरी तरफ वो तीनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे जहां टीसे ने एक वेट्रेस का वेश बना रखा है। टाउन का मेयर हीरो से मिलने आता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था, तो एस्टा उससे कहती है कि वो थोड़ा थक चुका है। इसके बाद वेट्रेस उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वैन गुस्से में कहता है कि हीरो को खाने की जरूरत नहीं होती। ये देखकर एस्टा उसे बात करने के लिए बाहर लेकर जाती है। एस्टा उससे कहती है कि उसे अपने गुस्से को छुपा कर रखना चाहिए और लोग जब उसके आने को सेलिब्रेट कर रहे हो उन्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हीरो के तौर पर वो उन लोगों को बैटल में लीड करने वाला है, तो उनमें लड़ने की हिम्मत उसी से आएगी। आप सच ही कह रही हैं, लोगों को हिम्मत देना भी एक हीरो की ड्यूटी है, पर मैं चाहता हूँ कि वो बैटल में मारे जाएं। एस्टा को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है। सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है ऑलमाइटी पर भरोसा, और लड़ते हुए मरना सबसे बेहतर तरीका है ऑलमाइटी पर अपने भरोसे को दिखाने का। ये सुन के लैवेंडर वैन की तारीफ करती है। तभी वहाँ पर लूबो आता है और बताता है कि कल वो टाउन से निकलकर एक सॉल्ट ड्रैगन को हराने जाएंगे और एयरशिप को ढूंढने का काम टाउन के लोग खुद करेंगे। ये सुन के वैन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक ड्रैगन हीरो के लिए परफेक्ट दुश्मन है। क्या ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि असॉल्ट ड्रैगन तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि उनके कोई ज्यादा करीब ना जाए। लेकिन लूबो उस ड्रैगन को वैन की ब्लेसिंग को इंक्रीज करने के लिए यूज करना चाहता है। एस्टा इसके खिलाफ थी, लेकिन वैन कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि उनकी होली बुक्स में लिखा है कि मॉन्स्टर्स को मारना सही है। तभी लैवेंडर लगभग टीसे को देख ही लेती है जो कि छुप कर उन पर नजर रख रही थी। अगले दिन वो लोग ड्रैगन से लड़ने पहुंच जाते हैं। सबसे पहले एस्टा और लूबो उसके ऊपर अटैक करते हैं ताकि वैन को अटैक करने का मौका मिल सके, और वो एक बार में ही उस ड्रैगन को मार डालता है जिसकी वजह से उन्हें फेरी किंग की शील्ड मिलती है। दूसरी तरफ रेड को बता रहा था कि जब उन्हें एयरशिप मिलेगी टीसे उनके पास लेटर भेज देगी। तभी उन्हें बच्चों की आवाज आने लगती है और जंगल में जाने पर वो देखते हैं कि बच्चे ट्रेन कर रहे थे, जिसके बाद रेड उनकी ट्रेनिंग में मदद करने लगती है। वो देखते हैं कि उनमें से एक बच्चे ने बेसिक्स को मास्टर कर लिया है, तो रेड उससे कहता है कि उसे अपनी ग्लैडिएटर की ब्लेसिंग को देखकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर बाकी के बच्चे भी रेड की एडवाइस लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है जो बताता है कि विलेज के आसपास एक ओगर किंग को देखा गया है। वो लोग पेट्रोल पर बाहर निकलने वाले हैं, तो तब तक रेड और बच्चों को अपने कॉटेज में ही रहना चाहिए। रेड पूछता है कि क्या उन लोगों को मदद चाहिए, और रूटी गिरते हुए पत्तों को काटकर अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को उन्हें दिखाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उन्हें एरिया को पेट्रोल करने
के लिए दे देता है, लेकिन उन्हें ओगर का कोई भी निशान नहीं दिखता। माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को भी यहाँ आना पड़ा। पर रिट कहती है कि वो जानती है कि उसने ये सब बच्चों के लिए किया है और एक दिन वो अपने बच्चों के साथ भी घूमना चाहती है। आगे जाने पर उन्हें पता लगता है कि ओगर किंग अपने पैरों के निशान छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो रिट को काफी अजीब लगता है क्योंकि ओगर किंग मेरे दोस्तों की तरह बददिमाग होते हैं। आगे वो विलेजर्स को बताते हैं कि यहाँ पर टोटल 30 ओगर किंग्स हैं और वो आसपास के एरिया का भी मुआयना कर रहे हैं। ओगर किंग एक साथ कभी काम नहीं करते, तो रेड कहता है कि वो उनके लिए इन सब को खत्म कर देगा, लेकिन तब तक उन्हें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर रूटी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रुकी हुई थी। दूसरी तरफ टीसे यारा के पास आती है और बताती है कि ये नया हीरो रूटी की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी ब्लेसिंग इसके इमोशंस को नहीं दबाती और उसे लगता है कि एयरशिप को उन्हें देना शायद अच्छा आइडिया नहीं है। यारा बताती है कि जब से वैन यहाँ पर आए हैं, प्लांट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई बुरी घटना घटने वाली है। एस्टा और वैन शहर में घूम रहे थे और लोग हीरो को देखने के लिए खड़े हो रखे हैं। लेवेंडर उससे पूछती है कि वो घूमी घूमी क्यों कर रहे हैं, तो वैन बताता है कि वो वही कर रहा है जो कि ऑलमाइटी चाहते हैं। हालांकि वो भी अब इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तभी उसके पास कुछ बच्चे आते हैं जिनसे वो बड़े अच्छे से बात कर रहा था। ये सारे बच्चे चर्च में रहते हैं और टांटा पूछता है कि क्या वो उनसे मिलने चर्च में जाएगा, जिसके लिए वो मान जाता है, जो सुन के लेवेंडर और एरेस्टा दोनों ही हैरान हो जाती हैं। इसके बाद चर्च में प्रीस्ट बताता है कि वो और मिस टॉम बच्चों का ध्यान रखते हैं। वैन कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है और बच्चों के साथ वहां से चला जाता है और ये सब देखकर मिस टॉम को लग रहा था कि वैन बहुत अच्छा लड़का है। बच्चे वैन से उसके एडवेंचर्स के बारे में पूछते हैं। मैंने हाल ही में एक बहुत बुरे ड्रैगन को हराया है। ये सुन के बच्चे उससे पूछते हैं कि कहीं वो डर तो नहीं रहा था। बिल्कुल भी नहीं, एक हीरो किसी से नहीं डरता और उसका काम लोगों के लिए लड़ना है। बच्चे कहते हैं कि वो भी उसके साथ उसकी जर्नी पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग अभी अवेकन नहीं हुई थी। तो वैन कहता है कि उन्हें उसका इंतजार करना चाहिए और अपनी किस्मत को उन्हें ऑलमाइटी को डिसाइड करने देना चाहिए। पर टांटा कहता है कि उसे चाहे जो मर्जी ब्लेसिंग मिले, वो एक कारपेंटर ही बनेगा, क्योंकि लोगों के लिए घर बनाकर वो उन्हें खुश करना चाहता है। पर वैन कहता है कि अपने ब्लेसिंग के हिसाब से ही जीने में खुशी मिलती है और वैन को लगने लगता है कि उसे ज़ोल्टैन के लोगों का माइंडसेट बदलना होगा। दूसरी तरफ रेड एक ओगर किंग को बड़ी आसानी से हरा देता है, लेकिन उसके पास एक वेपन था जो रेड को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वहां पर और भी ज्यादा ओगर किंग्स आ जाते हैं और वो सब रेड के ऊपर अटैक कर रहे थे। उनसे फाइट करने के दौरान उन्हें पता लगता है कि इन ओगर्स के पास अलग अलग ब्लेसिंग है और कईयों के पास तो मल्टीपल ब्लेसिंग है। हराने के बाद रेड देखता है कि वो ओगर्स एल्वन रून्स के टुकड़ों को वेपन की तरह यूज कर रहे थे और साथ ही उनकी पीठ के ऊपर एंशिएंट एल्वन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी उन्हें याद आता है कि जेम बीस्ट के पास भी काफी सारी ब्लेसिंग थी। दूसरी तरफ वैन और एस्टा अब चर्च से जाने लगते हैं और माइस्टॉर्म एस्टा से कहती है कि वो वैन को सही रास्ते पर गाइड करे। एस्टा वैन से कहती है कि उसने बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया, उनकी ब्लेसिंग अभी अवेकन नहीं हुई है, तो जब तक उन्हें अपने रोल का पता नहीं लग जाता उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये हीरो की ब्लेसिंग है या फिर तुम ऐसा महसूस करते हो? मेरी फीलिंग्स मेरी ब्लेसिंग के हिसाब से ही चलती हैं। इसके बाद लोबो वहां पर टीसे के साथ आता है और कहता है कि वो उन्हें गाइड करेगी, लेकिन लेवेंडर पहचान जाती है कि उसने उसे पिछली रात को देखा था। तो टीसे कहती है कि वो किसी और जॉब पर काम कर रही थी, क्योंकि वो पैसे इकट्ठा करके हॉट स्प्रिंग में जाना चाहती है और उसकी चमचमाती आंखों को देखकर लेवेंडर भी मान जाती है। दूसरी तरफ रेड को टीसे का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वैन हिल जायंट डैन टैक को हराने जा रहा है और वो एक गाइड की तरह उसके साथ जा रही है। रेड को टीसे की फिक्र होने लगती है, तो रूटी स्पाइडर से कहती है कि अगर कोई भी खतरा हो तो वो उसके पास आए। वो किसी को भी अपने बेस्ट फ्रेंड को खरोंच भी नहीं लगाने देगी। वैन सारे जायंट्स को हरा देता है और अब सामने सिर्फ डैन टैक था, जो उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम लोग ऑलमाइटी के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हारे ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग तुम्हें ह्यूमंस को मारना चाहिए, ना कि शांति से जीना चाहिए। जिसके बाद वो डैन टैक को भी मार देता है। वहीं उसकी हरकतों को देखकर टीसे को लग रहा था कि वो थोड़ा दिमागी रूप से बीमार है। वहीं जब वैन और लेवेंडर मॉन्स्टर हंट करने गए हुए थे, एस्टा और टीसे साथ में बैठकर खाना खाते हैं। टीसे बताती है कि एल्बर्ट को उसकी फिक्र होती है और वो उसे मिस भी करता है, जो सुन के वो शर्माने लगती है और कहती है कि उसे भी उसकी याद आती है, लेकिन एक दोस्त की तरह। वहीं उसकी घबराहट को देखकर टीसे को लगने लगता है कि उसके और एल्बर्ट के बीच में भी गुलू गुलू की संभावना है। वहीं जब रेड का ग्रुप खाना खा रहा था, वो आसमान में कुछ घोड़ों को उड़ता हुआ देखते हैं जो कि शायद किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। तभी रूटी किसी चीज को अपनी तरफ आता हुआ सेंस करती है। वैन फेरी किंग के शील्ड को देख रहा था और एस्टा उसे बताती है कि वो इससे माइंड कंट्रोल मैजिक यूज कर सकता है और वॉर्न करती है कि ये खतरनाक है। ये तो डिपेंड करता है ना कैसे यूज करते हैं, इससे मैं बुरे लोगों को सही रास्ते पे लेकर आ सकता हूँ। अगर तुम लोगों से जबरदस्ती पूजा कराओगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान में मानने लगे हैं। तभी लेवेंडर कहती है कि ये शील्ड वैन की है और वो उसे जैसे चाहे यूज कर सकता है। दूसरी तरफ एयरशिप को हीरो को देने के नाम पर ज़ोल्टैन वाले फिर से पार्टी करने लगे हैं, लेकिन मिस्ट्रम को लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वहां पर हीरो पहुंच जाता है और मेयर उसे बताता है कि उन्हें एयरशिप मिल गई
है और वो ज़ोल्टान के लोगों के लिए 2 शब्द कहे, लेकिन एस्टा कहती है कि हीरो को और भी काम है तो वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये सुन के मेयर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो लोग प्रेयर करेंगे कि वो अपने मिशन में सफल हो। तुम्हारे जैसे पाखंडियों की प्रार्थना ऑलमाइटी तक कभी नहीं पहुंच सकती। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लूबो वैन से कहता है कि उसे सबसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है। हीरो के तौर पर पाखंडियों को सही रास्ता दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद वो लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहता है कि सुस्ती से जीवन जीना भी एक पाप है और उन्हें उसके साथ मिलकर डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ लड़ने जाना चाहिए। मेयर कहता है कि उनकी भी यहाँ जिंदगियां हैं, वो सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं, ये पूरी जगह ही बेकार है। अगर तुम इसे छोड़ भी देते हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी टीसे अपने स्पाइडर को रेड की तरफ भेज देती है और वैन उन लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था तो अपनी शील्ड को यूज करने लगता है। एस्टा और मिस्ट्रम उसे रोकने जाने लगते हैं लेकिन लैवेंडर उन्हें बीच में ही रोक देती है। एस्टा लूबो से कुछ करने को कहती है लेकिन वो कहता है कि वो अगर एक बार फेल भी हो गया तो ये उसके लिए लेसन होगा और 2-4 लोगों की जान चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। वैन शील्ड का यूज करके सभी लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है लेकिन तभी यारा अपनी जड़ों से उसे रोक देती है और कहती है कि किस तरह का हीरो माइंड कंट्रोल मैजिक यूज करता है, ऐसा तो विलन्स करते हैं। मुझे तुमसे सही और गलत सीखने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो आजाद होकर यारा के ऊपर अटैक करने लगता है। यारा अपनी पूरी जान लगा देती है लेकिन वैन के सामने वो नहीं टिक पाती। एस्टा और मिस्ट्रम उसकी मदद करने जाने लगते हैं लेकिन लैवेंडर अपने मैजिक के अंदर उन दोनों को बंद कर देती है। वैन की तलवार यारा तक पहुंचने ही वाली थी लेकिन ऐन वक्त पर डैन आकर यारा को बचा लेता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वैन खुद को हील नहीं कर पा रहा है लेकिन उसका ऑलमाइटी पर विश्वास उसे फिर से खड़ा करता है और वो उन दोनों से लड़ने लगता है। वैन अपनी जड़ों का यूज करके उसकी आंख को घायल कर देती है और डैन उसे पंच करता है लेकिन वो अपनी स्किल का यूज करके उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। यारा डैन को हील करती है और वैन कहता है कि इस एबिलिटी से वो किसी भी सिचुएशन को पलट सकता है। एक हीरो को अपना दर्द दूसरों को नहीं देना चाहिए। तभी वहां पर असॉल्ट ड्रैगन्स आने लगते हैं जो कि वैन पर अटैक कर रहे थे क्योंकि वो उनकी शील्ड को चुरा कर लाया है। एक ड्रैगन अटैक करता है और यारा सिटी को बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। तभी अकल का अंधा हीरो डैन के ऊपर अटैक करने लगता है और वो उससे कहता है कि अगर वो खुद को हीरो समझता है तो पहले लोगों को बचाने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन वैन कहता है कि ये ऑलमाइटी की इच्छा है क्योंकि अगर ये जगह ड्रैगन्स ने डिस्ट्रॉय कर दी तो सारे लोग उसके साथ डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ने जाएंगे। ये सुन के गुस्से में डैन उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वैन फिर से उसके डैमेज को रिफ्लेक्ट कर देता है जिसके बाद वो यारा पर अटैक करने जाता है लेकिन ऐन वक्त पर रेड उसे बचा लेता है और वो टीसे के स्पाइडर का यूज करके उससे शील्ड भी छीन लेता है और उसे लेकर वहां से भागने लगता है। वो सारे सॉल्ट ड्रैगन्स रेड के पीछे जा रहे थे। रेड उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी उन्हें वैन आता हुआ महसूस होता है और रेड कहता है कि वैन जल्द ही यहाँ पर आता ही होगा। वो उनकी शील्ड को उन्हें वापस करना चाहता है तो वो उस शील्ड को लेकर वहां से चले जाते हैं। वैन रेड के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। क्या रे जिंगूर, तू क्या हीरो बनेगा। वो फिर से रेड पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन रेड उसकी तलवार को ब्लॉक कर देता है। तुमने अपनी ब्लेसिंग को तो लेवल अप किया है लेकिन तलवारबाजी को नहीं। एक आम इंसान की टेक्निक मेरी डिवाइन ब्लेसिंग के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे इसी घमंड की वजह से मैंने तुम्हें अपने ग्रुप से अलग कर दिया है। तुम अलग करके भी क्या कर लोगे। मैं हीरो हूँ, जितनी मर्जी देर तक लड़ सकता हूँ, जितनी मर्जी देर। मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा देर लगने वाली है। तभी वहां पर रूटी आती है और उसे मुक्का मारकर उड़ता हुआ जंगलों में भेज देती है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। वैन के लोगों को हम तुम्हारी शक्ल देखने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ वैन का खून बह रहा था लेकिन वो सोचता है कि हीरो का काम बुराई से लड़ना है ना कि जीतना। तभी वहां पर बाकी सब भी पहुंच जाते हैं और वैन अपने हीलिंग हैंड का यूज करता है लेकिन वो अपने दिमाग को हील नहीं कर पाया था और अब उसे लगने लगता है कि वो असली हीरो तभी बनेगा जब वो अपने हाथों से रूटी को मारेगा। आगे वैन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर्स को मार रहा था क्योंकि वो हर हाल में रूटी को मारना चाहता है। दूसरी तरफ एल्बर्ट सभी को बताता है कि वैन रूटी को मारने के पीछे पागल हो चुका है। हमें उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यारा मना कर देती है और कहती है कि उन्हें कोई शांतिपूर्ण तरीका ढूंढना चाहिए। एल्बर्ट बताता है कि वैन फ्लेमबर्ग किंगडम का 8th प्रिंस है पर वो एक मोनेस्ट्री में पला बढ़ा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका ध्यान नहीं रखना चाहते थे। टीसे समझ जाती है कि उसका ऑलमाइटी पर भरोसा मोनेस्ट्री में ही जन्मा है। वहीं जब चर्च ने उसे हीरो डिक्लेयर कर दिया वो आसपास सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगा ताकि वो अपने ब्लेसिंग के लेवल को बढ़ा सके। और रेड को लगता है कि उसके साथी इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उसके लिए बाकियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उसे बस अपनी स्किल्स बढ़ाने से मतलब है। और रूटी कहती है कि वो आम लोगों के बीच रहा ही नहीं इसलिए वो ऑलमाइटी के अलावा किसी और की फिक्र नहीं करता और ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता है। रेड बताती है कि मिस्ट्रम ने उन्हें बताया था कि लैवेंडर असल में एक फेरी नहीं है बल्कि एक ईविल मैजिकल क्रीचर है और वो उन दोनों को लैवेंडर से निपटने को कहती है। लेकिन यारा को लगता है कि उससे लड़ना बहुत ज्यादा रिस्की है तो उन्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए।
रेड इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों प्यार में पड़े हुए हैं, तो वो उसकी बात समझ सकती है। रेड डैन से कहता है कि वो रेड के साथ जाए, वहीं वो लूबो से बात करने जाएगा। एल्बर्ट बताता है कि लूबो का जन्म एक कॉमनर के घर में हुआ था, लेकिन उल्टी पुल्टी हरकतें करके उसने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए। शाम को टी से रेड से कह रही थी कि रेड के गाइडेंस की वजह से ही रूटी वैन जैसी नहीं बनी। आगे वैन की पार्टी रूटी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रही थी, लेकिन एस्टा लूबो के पास जाती है और कहती है कि उन्हें उसे नहीं ढूंढना चाहिए। तुम बस रूटी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना जारी रखो। वही मेयर और बाकी सब भी सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो मिस्ट्रम कहती है कि उन्हें सब कुछ रेड पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद एस्टा वैन से एल्बर्ट को अपने एस्क्वायर की तरह इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद वैन आराम करने चला जाता है। लेकिन तभी लैवेंडर बाहर किसी को सेंस करती है और बाहर जाने पर उसे रिट और डैन दिखते हैं और वो उनके ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी रिट कहती है कि वो उसकी असलियत के बारे में जानते हैं और उसे लगता है कि वो फेरी होने का नाटक इसलिए कर रही है क्योंकि वो वैन से प्यार करती है। ये सुन के गुस्से में वो दोनों को मारने वाली थी, लेकिन तभी रिट कहती है कि वो लैवेंडर की फीलिंग्स को समझती है क्योंकि वो भी प्यार में है। ये सुन के लैवेंडर रुक जाती है और वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं, जहाँ रिट को पता लगता है कि लैवेंडर नहीं चाहती कि वैन बिल्कुल भी बदले और वो उसके साथ लड़ते हुए मरने को तैयार है। रिट कहती है कि वो वैन को ज़ोल्टैन से कम ले जाए क्योंकि यहाँ वो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन लैवेंडर मना कर देती है। इसके बाद वो साथ में पीना जारी रखते हैं। दूसरी तरफ लूबो रेस पर पैसे लगा रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से हार जाता है। तभी रेड अपना मुंह छुपाकर लूबो के पास आता है और कहता है कि वो 5 नंबर पर पैसे लगाए। वो कहाँ से जीतेगा? उस रेसर का वजन देख रहे हो तुम? फिक्र मत करो, वो जरूर जीतेगा और मैं 2 गोल्ड कॉइन्स लगाने को तैयार हूँ। ये देखकर वो भी पैसे लगाने को तैयार हो जाता है। यारा कहती है कि अगर 5 नंबर नहीं जीता तो वो उससे बात नहीं करेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि टीसे का स्पाइडर उस ट्रेक के ऊपर बैठा हुआ था। रेस खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि लूबो जीत चुका था और रेड उसे एक बार में लेकर जाता है जहाँ पर यारा भी थी। लूबो की वहाँ की वाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जिसके बाद यारा उसे कुछ खाने को देती है जिसका स्वाद उसे स्वर्ग की सैर कराने लगता है और वो सारा कुछ खा जाता है। रेड कहता है कि वो वैन के बारे में बात करना चाहता है और उसे रूटी के बारे में भी पता है। ये सब सुनकर लूबो हैरान हो जाता है और रेड उसे बताता है कि रूटी एंशिएंट एल्व्स की गार्डियन है। इस पर लूबो को यकीन नहीं होता क्योंकि उनकी गार्डियन एक ह्यूमन नहीं हो सकती। तो रेड उसे ओगर किंग की बॉडी दिखाता है और कहता है कि एंशिएंट एल्व्स ने इन्हें बनाया है, यानी वो बायोलॉजिकल वेपन्स बना सकते हैं और जो ज़ोल्टैन के पास एंशिएंट एल्वन रूल्स है, रूटी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। लूबो को उस पर यकीन हो जाता है और उसे लगता है कि इसी वजह से रूटी वैन को हरा पाई थी। रेड कहता है कि रूटी ज़ोल्टैन को डीमन लॉर्ड की आर्मी से प्रोटेक्ट कर रही है और अगर वैन उसे मार देता है तो ज़ोल्टैन को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। लूबो इसके लिए तैयार हो जाता है, पर उसे लगता है कि वैन उसके ऑर्डर्स को नहीं मानेगा। वहीं वैन के ग्रुप को अब लगने लगा था कि एस्टा एक गद्दार है और लैवेंडर इस बारे में पूछने के लिए रिट के पास जाती है, जिसके बाद वो अंदर जाकर बात करने लगते हैं जहां लैवेंडर एस्टा को गद्दार बुला रही थी। लेकिन एस्टा कहती है कि वो बस यहाँ पर वैन के दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आई थी। जिसके बाद रिट अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, जिसे देखकर वैन हैरान हो जाता है क्योंकि उसी ने उससे शील्ड को छीना था। वो जानते हैं कि वो लोग पहले हीरो के पार्टी के मेंबर थे और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डैन कहता है कि वो युद्ध में घायल हो गया था और एस्टा बताती है कि वो इनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी क्योंकि ये पहले डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ चुके हैं। वैन उसकी बात को मान जाता है, लेकिन जानना चाहता है कि उन लोगों ने उस पर अटैक क्यों किया था। रेड कहता है कि वो ज़ोल्टैन के लोगों को बचा रहा था, उसने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी की वजह से ड्रैगन्स ने सिटी के ऊपर अटैक किया था। वो वैन से बात करना चाहता है और बताता है कि वो पहले रूटी का गाइड था, लेकिन उसका वो पर्पस पूरा हो चुका है। ये सुन के वैन हैरान हो जाता है, अब तो तुम्हारे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। ऐसा तो नहीं है, मैं अभी भी अपनी जिंदगी को मस्त एंजॉय कर रहा हूँ। तभी लैवेंडर बीच में आ जाती है और कहती है कि वो वैन को कंफ्यूज करना बंद करे, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रेड कहता है कि उन्हें वैन की सोच को बदलना होगा। उसे लगता है कि वैन उसकी बात सुनेगा क्योंकि उसके पास गाइड की ब्लेसिंग है। आगे रेड शाम को सभी को बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर हंटिंग क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और वो अपने साथ वैन को ले जाएगा, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये मिशन काफी डेंजरस लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं रे बैल बुद्धि, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो सुन के बेचारे डैन को सदमा लगता है। इसके बाद रेड, वैन और रेड मॉन्स्टर को हंट करने निकल जाते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स बीच पर थे। रेड वैन को संभल कर आगे बढ़ने को कहता है, वहीं वैन उससे पूछता है कि वो एक ब्रॉन्ज तलवार का यूज क्यों कर रहा है। मैं अब दुनिया को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छे वेपन की जरूरत नहीं है। मॉन्स्टर्स उन्हें देख लेते हैं और वो लोग रेड के प्लान के अकॉर्डिंग उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वैन को खाने लगता है, जो देखकर रेड को उसकी फिक्र होने लगती है। लेकिन वैन आसानी से अपनी तलवार से उसे चीर देता है। तुम्हें खुद को डिफेंड किए बिना लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वैन कहता है कि उसका तरीका ज्यादा तेज काम करता है। तुम्हें अपने दुश्मनों के हिसाब से लड़ना सीखना चाहिए। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और रेड वैन से पूछता है कि उसने कितनों को हराया। एक हीरो को ऐसी गिनती रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने तुमसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे हैं।
हैं, अगर तुम हीरो हो तो तुम्हें बैटल में इससे बेहतर परफॉर्म करना होगा। हीरो का मतलब सबसे ताकतवर होना होता है। जब तक तुम स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनते तुम असली हीरो नहीं बनोगे। ये सब सुन के वैन को रेड की बातें सही लगने लगती हैं, लेकिन लैवेंडर फिर से गुस्सा हो जाती है और वैन से कहती है कि उसे इम्प्रूव होने की कोई जरूरत नहीं है। रेड को मॉन्स्टर्स के फुटप्रिंट्स विलेज की तरफ जाते हुए दिखते हैं और उसे लगता है कि उन्होंने जरूर किसी बच्चे को किडनैप किया होगा। वैन तुरंत ही उनके पीछे जाना चाहता है तो रेड उससे पूछता है कि क्या उसे फुटप्रिंट्स को ट्रैक करना भी आता है। वैन कहता है कि नहीं, क्योंकि वो बस अपनी कॉम्बैट स्किल्स पर फोकस करता आया है। तभी लैवेंडर फिर से बीच में आती है और कहती है कि वो उसे परेशान करना बंद करे। वैन को किसी ट्रैकिंग स्किल की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैवेंडर की एबिलिटी लोगों को ट्रैक कर सकती है। वो एक केव के अंदर पहुंचते हैं जहां पर मॉन्स्टर्स तो थे पर किसी बच्चे का नामो निशान नहीं था। तभी वैन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है तो रेड को भी पीछे से जाकर एक मॉन्स्टर के अटैक से वैन को बचाना पड़ता है। आगे वो बच्चे को ढूंढना जारी रखते हैं। वैन को वो बच्ची मिल जाती है। हीरो तुम्हें बचाने के लिए आ चुका है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और वैन को गले लगा लेती है। वो बच्ची को उसके माँ बाप के पास पहुंचा देते हैं और उसे बचाने के लिए वो लोग वैन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। वहीं रात को एस्टा उदास हो रखी थी क्योंकि इतने टाइम से वैन ने उसकी कुछ भी नहीं सुनी, लेकिन रेड की तुरंत ही बात मानने लग गया। लेकिन एल्बर्ट उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि उसके बिना वैन रेड तक नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ वैन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि एक हीरो को कभी खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए। आगे लूबो वैन को एक रिपोर्ट देता है कि रूटी एक ह्यूमनॉइड वेपन है तो वो उनके लिए खतरा नहीं बनने वाली और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वैन मना कर देता है क्योंकि उसकी ब्लेसिंग उसे यहीं रहने को कह रही थी। लेकिन लूबो के वहां से जाने के बाद हमें पता लगता है कि वैन को अब अपनी ब्लेसिंग की आवाज नहीं आती है। वो बस यहाँ पर इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि ऑलमाइटी उसे टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एस्टा उन सबको बता रही थी कि उस बच्ची को बचाने के बाद वो दिन भर प्रे करता रहता है। दूसरी तरफ लूबो टल्ली हो रखा था। तभी वहां पर एस्टा आती है और उससे वैन के बारे में पूछती है। वो लैवेंडर के साथ एक मिसिंग बच्चे को ढूंढने गया है। वो मुझे अब इग्नोर करने लगा है, पर शायद उसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। दूसरी तरफ एल्बर्ट भी मिसिंग बच्चे को ही ढूंढने गया हुआ है, जहां पर वो एक ओगर को हराता है। वहीं एक क्रीचर ने उसके ऊपर नजर रख रखी है। तभी वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है और वैन गलती से उसे नीचे झटक देता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो असल में एक ड्रैगन फेरी है। तभी उस ड्रैगन को बचाने वहां पर एक बच्ची आती है और एल्बर्ट कहता है कि वो उसी को ढूंढ रहा था। उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। वो बच्ची बताती है कि वो ड्रैगन के साथ खेल रही थी। तभी वो मॉन्स्टर वहां पर आ गया और इस ड्रैगन ने उसे बचाया था। ड्रैगन बताता है कि उससे भी भयानक मॉन्स्टर पास में ही है, जिससे फेरिस बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तभी वहां पर वैन आ जाता है। एल्बर्ट उससे कहता है कि वो बच्ची को घर वापस लेकर जा रहा है। वहीं वैन उस बच्ची को यहाँ पर ले आने के लिए उस ड्रैगन को मारना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो एक फेरी है, बिल्कुल लैवेंडर की तरह। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें रास्ते से हट जाना चाहिए। एल्बर्ट उस बच्चे से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक मासूम फेरी को मारने नहीं दूंगा। लेकिन इससे पहले कि एल्बर्ट कुछ कर पाता, वैन उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। वैन लैवेंडर से उस लड़की को ट्रैक करने को कहता है, लेकिन तभी एल्बर्ट उसे पकड़ लेता है और वैन को समझ नहीं आता कि वो ऐसे ही किसी भी फेरी के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। एल्बर्ट कहता है कि वो हीरो के ग्रुप से है और उसे सही चीज के लिए लड़ना ही होगा। ये सुन के वैन गुस्से में उसे मारने लगता है और चिल्ला रहा था कि हीरो वो है। तभी कोई चीज वैन को आकर लगती है, जिसके बाद एस्टा उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे उसका आर्मर भी टूट जाता है। वो एल्बर्ट को हील करती है और कहती है कि वो बिल्कुल एक चैंपियन जैसा लड़ा। लेकिन वैन कहता है कि वो एक इविल क्रीचर को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुन के एस्टा को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पूरी तरह से पिटाई करने लगती है। लैवेंडर एस्टा पर अटैक करके वैन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एस्टा उसके भी अटैक को ब्लॉक कर देती है और पूछती है कि क्या वैन को वो अपना असली चेहरा दिखाएगी। ये सुन के लैवेंडर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर एक वाटर आर्क फेरी आती है और उसे रुकने को कहती है, लेकिन लैवेंडर फिर भी नहीं रुकती। तभी एक टहनी आकर लैवेंडर से टकराती है। वैन उसे पकड़ लेता है और देखता है कि रूटी ने उस पर अटैक किया था, जिसके बाद वो अपने हीलिंग हैंड का यूज करके लैवेंडर को हील कर देता है। दूसरी तरफ एल्बर्ट की सारी चोटें हील हो चुकी हैं, लेकिन कुछ समय उसे आराम करने की जरूरत है। तुम लोग लकी हो कि रूटी ने तुम्हें समय पर ढूंढ लिया। रूटी कहती है कि उसे हवा में कुछ अजीब सा लगा था, तभी वो वहां पर पहुंची। रूटी को लगता है कि वैन की कंफ्यूजन उसके ब्लेसिंग को सप्रेस कर रही है, क्योंकि हीरो की ब्लेसिंग उसे इतना इमोशनल होने नहीं देती। रेड को लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ है, पर एस्टा कहती है कि ये उसकी गलती है। इतने समय रहकर भी वो वैन को बदल नहीं पाई। इसके बाद वो बाहर आराम करने जाती है, जहाँ वो रेड को बताती है कि वो
पहली बार आज गुस्से से लड़ी। जब उसने एल्बर्ट को ऐसा देखा वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी ब्लेसिंग से नहीं तुम्हारे दिल से आ रही हैं। वैन लूबो के पास जाता है और कहता है कि वो जोल्टन से जाना चाहता है, जो सुनकर लूबो खुश हो जाता है। लेकिन तभी वैन कहता है कि वो वाटर आर्क फेरी को मारना चाहता है और फिर रेड को, क्योंकि उसकी मौत के बाद रूटी उसके पीछे जरूर आएगी। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं आई तो वो पूरे जोल्टन को भी तबाह करने को तैयार है। लूबो उससे कहता है कि वो हीरो की तरह बर्ताव करे, लेकिन तभी वैन अपनी तलवार को उसके अंदर घुसा देता है और कहता है कि वो अपनी ब्लेसिंग को फील नहीं कर पा रहा है, तो उसे नहीं पता कि उसे आगे क्या करना चाहिए, पर शायद रूटी को मारना सही डिसीजन है। दूसरी तरफ रेड वैन का इंतजार कर रहा था और उसे यकीन है कि वहाँ पर लेवेंडर भी जरूर आएगी। वो फेरी उसे बताती है कि लेवेंडर उससे ज्यादा ताकतवर है। वो असल में एक एंशिएंट फेरी है जिसकी स्पीशीज को ड्रैगन्स और एल्व्स ने मिलकर खत्म कर दिया था, लेकिन वो किसी तरह बच गई। टीसे समझ जाती है कि वो असल में एक मिथिकल क्रीचर है और यारा उनसे पूछती है कि वो एक ऐसे क्रीचर को हराएंगे कैसे। रेड कहता है कि वैन कंफ्यूज हो रखा है तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगा, पर इससे पहले उसे वैन से लड़ना होगा। ये आइडिया सभी को पागलपन लगता है क्योंकि वो वैन से कभी नहीं जीत सकता, लेकिन रेड कहता है कि वो जरूर जीतेगा। वहीं उनकी फाइट शुरू होने से पहले रूटी रेड को एक गिफ्ट देती है। इसके बाद वहाँ पर वैन पहुंच जाता है और वो तीनों लड़कियां मिलकर वहाँ पर एक बैरियर बनाती हैं। वैन कहता है कि उसकी किस्मत पुराने हीरो को मारकर नया हीरो बनना है। ये सब फालतू की बातें हैं, तुम अपनी ब्लेसिंग को फील नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से कंफ्यूज हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जो तुमने मेरे दिमाग में इतने सारे डाउट्स डाले हैं। डाउट्स तो हर कोई फील करता है, हाँ, पर एक हीरो को खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए। रूटी कहती है कि बैटलफील्ड में उसने कई बार खुद पर डाउट किया है और जिनके साथ उसे करीब होना चाहिए था वो उनसे दूर रही, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि वो लोग उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन वैन कहता है कि वो झूठ बोल रही है, एक हीरो खुद पर कभी डाउट कर ही नहीं सकता। तुम्हें खुद का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। जिसके बाद वो उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है। एक गाइड और हीरो के बीच की लड़ाई तुम्हारे दिमाग को जरूर क्लियर कर देगी। वैन मान जाता है और अपनी तलवार को नीचे गिरा देता है। ये देखकर लैवेंडर उसे रोकने जाती है, लेकिन तभी रेड बीच में आ जाती है और कहती है कि अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लैवेंडर से भी लड़ने को तैयार है। वहीं वैन खुश हो रखा था क्योंकि अब वो अपने गुस्से को रेड के ऊपर निकाल सकता है और वो रेड के ऊपर अटैक करता है, जो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार से उसके सर पर चोट लगा देता है। इसकी वजह से लैवेंडर को उसकी फिक्र होने लगती है, लेकिन रेड तभी भी उसे रोक कर खड़ी थी, तो वो गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाती है जो कि काले धुएं जैसा दिख रहा था। डैन उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो भी उस धुएं के अंदर चला जाता है जहां उसे बिजली का झटका लगता है। वहीं रेड अभी भी वैन से लड़ रहा था जहां वैन ने अब तक रेड के ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं किया है। इसकी वजह से लैवेंडर का गुस्सा बढ़ने लगता है और बाकी लड़कियां बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं फाइट के दौरान रेड वैन की तलवार को काट देता है तो वो अपना मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन रेड एकदम से उसके पास पहुंचकर उसे रोक देता है। लैवेंडर रेड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रूटी अपने सीक्रेट शील्ड का यूज करके उसे रोक देती है। वो लैवेंडर के ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से उसकी सारी डार्क एनर्जी वहां से हट जाती है। इसके बाद वैन एक पावरफुल टॉर्नेडो सा बनाता है जिसकी वजह से वो बैरियर भी टूट जाता है और रेड की तलवार भी। रेड अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे खत्म करने के लिए वैन एक और मैजिक स्पेल कास्ट करने लगता है, लेकिन रेड का असल में यही प्लान था। इसकी वजह से रूटी का गिफ्ट ग्लो करने लगता है और रेड वैन के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वैन जमीन पर गिर जाता है और रेड कहता है कि वो जीत चुका है। वहीं वैन को समझ नहीं आता कि उसने एक हीरो की ताकत का यूज कैसे किया था। बैटल से पहले रूटी ने इसमें अपनी एबिलिटी को एम्बेड कर दिया था। वैन को लगता है कि ये चीटिंग है, बिल्कुल भी नहीं। ये दो मर्दों के बीच की लड़ाई थी, ये सिर्फ ब्लेसिंग से नहीं जीती जा सकती। तुम जो अभी महसूस कर रहे हो इसे समझो। उस मिशन के बाद तुम्हें खुद पर शक होने लगा क्योंकि तुम समझ चुके थे कि तुम अकेले उस लड़की को नहीं बचा पाते। जब तुम्हें होश आएगा हम फिर से बात करेंगे। कुछ समय बाद वैन को होश आता है, तभी वहाँ पर रेड आता है और लैवेंडर उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो रेड के पास नहीं जा पा रही है। तुम थोड़ी देर शांति रखो, तुम फिर से पगला गई तो हम तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे। वैन एल्बर्ट और लूबो के बारे में पूछता है। वो दोनों ठीक है, लेकिन लूबो को थोड़ा लंबा रेस्ट करना पड़ेगा। रेड लैवेंडर को बाहर लेकर जाती है ताकि रेड उससे अकेले में बात कर सके। तुम्हारी ब्लेसिंग अब कैसी है? अब मैं इंपल्सेस को फील कर पा रहा हूँ तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद रेड उसे आजाद कर देता है और कहता है कि उसके इमोशंस और डाउट की वजह से उसकी ब्लेसिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैंने खुद को निराश पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या मैं हीरो बनने के लायक भी हूँ? कोई ब्लेसिंग की वजह से हीरो नहीं बनता। हीरो वो होता है जो हीरो वाले काम करे। जिसके बाद वो उसकी कमियां गिनाने लगता है जो सुन के वैन जरा भी खुश नहीं था। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। बस एस्टा पर भरोसा रखना और उससे जो सवाल चाहो कर सकते हो। क्या वो इन सब के बाद मेरे साथ चलना चाहेंगी? जब तक तुम एक सच्चे हीरो बनना चाहते हो वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगी क्योंकि वो हीरो को गाइड करना चाहती है। क्या उनके पास गाइड की ब्लेसिंग है? नहीं, लेकिन वो एक गाइड बनना चाहती है। क्या आप मेरे साथ चलोगे? मैं पहले ही रूटी का गाइड हूँ, अब मैं किसी और हीरो को ज्वाइन नहीं करना चाहता।
अच्छा, काश मैं अपनी ब्लेसिंग को अवेकन करने से पहले आपसे मिला होता। तुम्हारी ब्लेसिंग कब चेंज हुई? क्योंकि तुम डीमन लॉर्ड के साथ फाइट के दौरान भी नहीं आए थे और मॉनेस्ट्री में थे। मेरे पास पहले कार्डिनल ब्लेसिंग थी, लूबो की तरह, लेकिन अचानक से वो हीरो की ब्लेसिंग में बदल गई। ये ऑलमाइटी का चमत्कार ही था और मैंने हीरो बनने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो काफी मुश्किल रहा होगा। क्या तुम अब ज़ोल्टैन से जाने वाले हो? हाँ बिल्कुल। नहीं, पहले मुझे अपनी पार्टी से बात करनी चाहिए। इसके बाद वैन लैवेंडर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ थी। इसके बाद एस्टा लूबो के पास जाती है। सारी नर्सेस ने मेरी दारू शारू ले ली है यार। वैन मुझसे माफी मांगने आया था और चाहता है कि मैं पार्टी को फिर से ज्वाइन करूं और इसकी रिक्वेस्ट को मैंने मान लिया है क्योंकि मेरे गोल्स के लिए मुझे उसकी जरूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वैन माफी मांगेगा। क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ था? एस्टा कहती है कि बिल्कुल नहीं, उसने तो बस उसकी बात को सुना था और माफी मांगने का आइडिया उसी का था और उसने एल्बर्ट से भी माफी मांगी थी। काश रेड भी पार्टी को ज्वाइन कर ले क्योंकि उसी ने वैन को बदला है, पर मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है थियोडोरा? इसके बाद वैन चर्च में वापस जाता है, लेकिन टांटा उससे कहता है कि वो सबसे दूर रहे। तो अपनी पहले की हरकतों के लिए वैन उनसे भी माफी मांगता है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि वो उनके साथ खेले। दूसरी तरफ लैवेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि वैन हर किसी से माफी क्यों मांग रहा है। इसके बाद वो रेड के पास जाती है और कहती है कि वैन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन जो चीज उसने उसके ऊपर फेंकी थी वो असल में ब्लू सैफायर है और कहती है कि वैन का ध्यान रखने के लिए ये उसकी तरफ से गिफ्ट है। उसने रेड को इसके बारे में बात करता हुआ सुना था। लैवेंडर बताती है कि वो फेरिस को कहकर कोई भी मिनरल ला सकती है। रेड मॉलग्रिम को वो जम देता है जो तुरंत ही काम पर लग जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और रेड रेड के लिए एक रोमांटिक डिनर बनाता है। रेड उससे पूछती है कि आज कुछ स्पेशल है क्या, और रेड डरा डरा सा उसे वो रिंग देता है और सारी चीजों को याद करता हुआ कहता है कि क्या वो उसके बच्चों की अम्मा बनना चाहती है। रेड ऑब्वियसली मान जाती है और रोते हुए कहती है कि जैसे उसका सपना सच हो गया हो। अगले दिन वो सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ थी वो देखती है कि वो लोग काफी ज्यादा बदल गए हैं, पर डैन कहता है कि सबसे ज्यादा वो खुद बदली है। ये सुन के एल्बर्ट और वैन जानना चाहते हैं कि वो पहले कैसी थी, पर ये सुन के थियो नर्वस हो जाती है और टॉपिक को बदलने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद टीसे और रूटी उन दोनों को बधाई देने आते हैं, जिसके बाद रूटी कहती है कि अगली बारी उसकी है, जो सुन के टीसे को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है। वहीं रेड जानता है कि हीरो का रास्ता मुश्किलों भरा है और वो एक और बार अपने गाइड के रोल को पूरा करने जाता है। और ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक करते जाना।